आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो है ये और आप सुनने आ गए हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। मेरा नाम है कुलदीप सरदार और एक दोस्त है मेरा जिसने मुझे जीवन की एक बड़ी सीख दी और वो सीख उसके तकिया कलाम के जरिए मुझ तक पहुंची। वो दरअसल मामूली से लेकर के गैर मामूली बातों पर मुस्कुराकर अपने पूर्वांचली लहजे में कहा करता था, हल्के में लियो। तो हल्के में लियो तीन ताल का एक सामान्य नियम है, लेकिन अपवाद स्वरूप मतलब जहां जरूरी है वहां हम पर्याप्त वजन भी देते हैं, गंभीरता से भी जब जरूरी होता है तो बात करते हैं। शुरू किया जाए तीन ताल, नया हफ्ता नया बवाल। तो ये मैं हूं, ये कमलेश ताऊ हैं, ये पाणिनी बाबा हैं और ये हमारा तीन ताल हो रहा है। हमारी पौड़ी हो गई है। गजब वायरल हुआ वो वीडियो, पाकिस्तान से चला और अपने अपने रिक्रिएशंस लोगों ने बनाए इसके। तीन ताल में ताऊ पिछले हफ्ते हमने प्रेम और स्नेह पे बात की थी और इस हफ्ते काफी स्नेह दिखा संसद में, उस पर बात करेंगे। बजट सेशन के कुछ भाषणों को छूते हुए निकलेंगे, प्रधानमंत्री का भी, राहुल गांधी का भी, गुलाम नबी आजाद का भी, महुआ मित्रा का भी। इस सेशन के टेक अवेज क्या रहे और ये जो संसद की नोक झोंक और जो टीका टिप्पणियां होती हैं उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। ट्विटर से थोड़ी खिटपिट चल रही है भारत सरकार की और लोग कुएं यार की ओर जा रहे हैं। नई ऐप है कू स्वदेशी, जिसे ट्विटर का देसी वर्जन कहा जा रहा है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। और एक सवाल जो हमारे लिसनर धर्मशाह धर्मा ने पूछा था जोधपुर से, कि शाकाहार और मांसाहार वाले एक दूसरे को हिकारत के भाव से क्यों देखते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियंस का मजाक उड़ाते हैं और कुछ नॉनवेज खाने वालों से नफरत करते हैं। तो लंबी बात आखिर में इस पर होगी, बाबा का पैरानॉमिक व्यू लेंगे इस पर। और सादा जीवन उच्च बिजार में बिजार स्टोरी भी होंगी, मतलब जो शब्द इजाद किया है ताऊ ने, बिजारोत्तेजक खबरें होंगी, अजीबो गरीब खबरें होंगी, उस पर बातें होंगी। पर पहले ताऊ कैसे हैं आप? हफ्ता कैसा रहा, मतलब इस हफ्ते का जीवन कैसा रहा? इस हफ्ते का जीवन अच्छा रहा है। मौसम में सुधार है, देश में कोई सुधार नहीं है। आंदोलन की जगह है। बाबा इस हफ्ते कोलकाता में लगभग पूरा हफ्ता इन्होंने बिताया है। पूरा हफ्ता। और ये सोच कर वो जो होते हैं ना कि वो बॉर्डर फिल्म में था कि संदेश से आते हैं, तो मेरे मन में गाना चल रहा था, संदेश आ रहा है, संदेश आते हैं। तो हाँ, यही था कि बाबा जो कुछ वहां खाएंगे वो थोड़ा कुछ ले आएंगे हमारे लिए जो सरवाइव कर सकता हो। वो मिठाइयाँ बड़ी नाजुक होती हैं, वो सरवाइव नहीं करते ज्यादा दिनों तक, पर यही था। और काम धाम में लोग व्यस्त रहे। और तीन ताल का इस बार हम तीन ताल की रिकॉर्डिंग शुक्रवार को नहीं कर पाए क्योंकि बाबा यहाँ नहीं थे। और इस हफ्ते शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन था, बाबा उसमें भी व्यस्त थे। और सैटरडे संडे जो है हम लोगों की छुट्टी होती है, तो छुट्टी में खलल तीन ताल की रिकॉर्डिंग ने नहीं डाला इस बार, बड़े आराम से निकल गया। पर उसका दुष्परिणाम ये है कि हमें सोमवार को रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, जिस दिन आप सभी लोग इसको सुनेंगे। और कल वसंत पंचमी है, तो सभी लोगों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। फरवरी वैसे अच्छा महीना है, मतलब चूंकि अभी वैलेंटाइंस की बात की, बसंत पंचमी, मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। फरवरी उसमें ना एक वो अभी इसी हफ्ते मैंने एक शेर मेरी नजर में आया कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त। और इसको कहीं से भी जोड़ लिया, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। बाबा कैसा रहा? बढ़िया रहा। और बढ़िया होने के साथ साथ तमाम सारी अफसोसों की गठरी भी साथ में रही। अच्छा इसलिए रहा कि अपने सबसे प्रिय शहरों में से एक गया, और दुखद इसलिए रहा कि बस वो जब टिटार से निकले तो कुएदार चले अगर आप कर दीजिए, तो वही स्थिति हमारी रही कि होटल के कमरे से होटल के हॉल तक 4 दिन, है ना। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रभाव वही दे दिया गया था, उसी में हम सेटिंग कर रहे थे। तो कलकत्ता में होके भी कलकत्ते में नहीं थे,
ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का टिकट लेके वो गुड़गांव में फंस गए। सीपी का मुंह देखने को तरस गए। तो पार्क स्ट्रीट, भवानीपुर चौक, ये बुक्स वाला मार्केट, राइटर्स बिल्डिंग, एमएलए हॉस्टल, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा पुल मार्केट, दक्षिणेश्वर वगैरह तो खैर भूल ही जाइए। तो ये सब कुछ छूटा रहा, बालू घाट है ना, सनराइज सनसेट, वो तमाम सारी कपोत कल्पनाएं जो सारी की सारी प्रमुदित हो रही थी। और 6-7 साल बाद में गया, ऐसा व्यक्ति जो हर साल कलकत्ता जाता रहा हो, 6-7 साल ना जाए और फिर जाके भी ना जा पाए, तो आप इसे समझिए कि बस ये है कि शामियाने लग गए और निकाह ना हुआ, उस तरह की हालत में। लेकिन बांछाराम की मिठाई की दुकान का एक आउटलेट मुझे नए शहर में मिल गया। और हाँ, और तो मलिक की दुकान वहां पे मिल गई। तो ये सब जो पुरानी मशहूर जमी जमाई जहां से स्वदेशे आते हैं, वहां पे हम पहुंच पाए। अच्छा लगता है, मतलब मुझे कभी कोई हम तीनों में से कहीं जाता है तो क्या ला रहा है बताते रहते हैं, खीर मोहन आ रहा है, आ गया, चख लिया, संदेशे आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने होटल में रहते हुए भी अपने अंदर की बंगाली चाहत को भुलाने की कोशिश की। इसलिए जब लोग छुरी कांटे से 5 सितारा में तरह तरह की हरी हरी पत्तियां खा रहे थे, मैं लूची कौशामांशो ही खा रहा था सबसे पहले, और उसके बाद में भापा माछ गोविंद भोग घी वाले के साथ खा रहा था, और उसके बाद थर्ड कोर्स पे फिर छोले दाल और प्लेन राइस खा रहा था, और फिर संदेश खा रहा था, फिर मिष्टी दोई खा रहा था, नलेन गुरेर छेना खा रहे थे, रसगुल्ला। और ये सब करते करते इस एक हफ्ते की उपलब्धि ये है कि हम 83 किलो के कलकत्ता गए थे और माशाल्लाह 86.5 के होके लौटे हैं। 3 दिन में 4 दिन में। और आकर के भी, क्योंकि षष्ठी पूर्ति हैंगओवर खत्म करने के लिए भी आप कुछ खाते रहते हैं ना लगातार, तो वीकेंड में भी ये हुआ कि नहीं, अब इस हफ्ते इतनी बेईमानी कर ही ली है, जब कमीज पे स्याही पड़ी गई है तो होली में यही पहन ली जाए। उस भाव से फिर शनिवार और रविवार भी रस रंजित रहे। और उसकी उपलब्धि आज सवेरे सवेरे वेइंग मशीन पे उसने दिखा दिया कि देखो हजरत आपने क्या किया है, अब इसे वापस सामने पे लाने में आपको उतना ही समय लग जाएगा जिसका कि मतलब होली तक का बनवास कम से कम। अच्छा, मैंने इस हफ्ते एक मजेदार किस्सा सुना, मतलब वो किस्सा एक वीडियो के जरिए मुझ तक पहुंचा, तो मैंने सोचा शेयर करूंगा। पाकिस्तान की एक एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर आरफा सैयद जहरा, उनका एक वीडियो मैंने देखा। कभी किसी जमाने की बात कर रही थी, वो लखनऊ में आई थी और एक बुजुर्ग केले बेच रहे थे। तो वो जो है लाहौर से हैं, तो एक पंजाबी लहजे से जितनी तहजीब मुमकिन हो सकती थी, उन्होंने पूछा कि आज केले का क्या भाव दीजिएगा। तो वो केले वाले सज्जन जो हैं बेच रहे थे, जो बोले बेटिया आज तो 3 रुपए का भाव है। तो उन्होंने अपना जो सबक याद किया हुआ दोहराया, जो हम सबको मिला है विरासत में, कि 2.5 रुपए ना दे दीजिएगा। अब उनका जवाब सुनिए। तो वो बोले कि बिटिया 2.25 वाले तो अरमान लेके चले गए। ये जुबान है, ये जायका, हम लोग भाषा में बात करते रहते हैं, लेकिन मजा आ गया सुन करके। क्या बात है, 2.25 वाले अरमान लेके चले गए। अच्छा, इस हफ्ते ये भी हुआ कि महान दार्शनिक गणेश गायतोंडे की बात गलत साबित हुई और त्रिवेदी भी चला गया बंगाल चुनाव से पहले। हाँ, त्रिवेदी जी जो है वो बहुत नाटकीय ढंग से गए। ऐसे मतलब ये जाना बड़ा अच्छा लगा। किसी को भी जाना चाहिए तो ऐसे ही जाना चाहिए। जब इस्तीफा दे रहे हो तो लाइव टेलीविजन पर, तो मौका है तो राज्यसभा में खड़े होकर वहीं पर दे दो। और उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि वो ममता बनर्जी को उतना तो दुख पहुंचाएंगे ही जितना वो कोस रहे थे राज्यसभा में, और जितना उनके मुताबिक बहुत कष्ट में थे। वो पार्टी के अंदर घुटन हो रही थी, सफोकेटिंग लग रहा था। तो उन्होंने एक दिन में भड़ास निकाल ली, और उस समय कॉन्क्लेव भी चल रहा था, उसमें भी अवतरित हो गए। अच्छी टाइमिंग रही। इसकी 2-3 पूर्व पीठिकाएं हैं इसकी। दिनेश त्रिवेदी, जैसे कई बार होता है ना कि पहले लोग धरने पे बैठते थे, दिन भर नारा लगाते थे, गला बैठ जाता था, मुलायठी पान खाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि लोग इस व्यवस्था में चलते हैं कि नारा तब लगाएंगे जब कैमरे आ जाएंगे। तो दिनेश त्रिवेदी के लिए, जो कि मेरी समझ में टीएमसी के लिए उतना ही महत्व रखते थे
जितना कि पवन वर्मा जेडीयू के लिए दिल्ली में रखते थे। इससे ज्यादा मतलब गंगा जल का इस्तेमाल आप केवल गंगा जल के लिए ही करेंगे ना, वो सामान्य लोटा तो बन नहीं सकता है जो कि दिनचर्या के तमाम सोपानों पे रखा उठाया जाए बार बार। तो उनकी रिलेवेंसी उतनी ही थी, इसलिए उन्होंने सबसे बेहतरीन जगह भगत सिंह की तरह सदन का कक्ष जो है उसको चूज किया कि हाँ हम वहीं पे अखबार कागज फेंक के धमाका कर देंगे, और वो उन्होंने किया। और इससे टीएमसी में, क्योंकि मैं उस दिन बंगाल में ही था, तो टीएमसी में उत्साह की लहर है कि अच्छा हुआ षष्ठी पूर्ति हो गई। बीजेपी के लिए जो अभी संभावनाएं और आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसमें एकोमोडेशन की चुनौती और बढ़ गई है। जो लोग कयास लगाते हैं वो कहते हैं कि किस किस को राज्यसभा भेजेंगे या किस किस को एकोमोडेट करेंगे। दिनेश त्रिवेदी, बंगाल में कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए उनके वीकेर हो जाने से शाखा और ध्वज को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये बहुत गहरा है, हर कोई समझेगा नहीं। वीकेर तक तो मैं समझा नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आ गया, मैंने छोड़ लिया। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो दिनेश त्रिवेदी का मामला इतना ही है। 3 ताल में इतनी जगह उनको मिल गई, ये काफी है। हाँ ये काफी है। तो बहुत आइटम थे, 3 कॉलम दे दिया हम लोगों ने। बजट सेशन की बात थोड़ी करते हैं। मतलब इस सेशन में कई अहम घटनाएं हुई, तो काफी चर्चाएं कुछ भाषणों की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भावुक भाषण जो गुलाम नबी आजाद को याद करते हुए उन्होंने दिया, महुआ मोइत्रा का भाषण, मीनाक्षी लेखी का भाषण, मनोज झा का, सारे एम इनिशियल्स वाले लोगों के भाषण छाए। भावुकता भी दिखी, खींचतान भी दिखी, थोड़ा सा हड़काना भी दिखा कहीं कहीं। तो आज थोड़ा ये जो भाषण हुए, इनमें अगर थोड़ा रस खोजें, कई रस होते हैं साहित्य में, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भक्ति, भयानक रस, तो वो खोजने की कोशिश करेंगे अलग अलग भाषणों के लिए। लेकिन पहले ये कि ताऊ, टेक अवेज क्या रहे आपके लिए? मतलब कौन सा मोमेंट था कि मन से आवाज आई कि अच्छा लगा आपको, तो ऐसे टेबल पे मार दीजिए हाथ? नहीं, सबसे बड़ा टेक अवे मैं, इनफैक्ट क्या होता है, कभी कभी आप इस बात से ही खुश होते हो कि गाड़ी चल रही है, रुक नहीं गई है। तो ये वॉकआउट और इत्यादि भाषण, गुस्सा, सबके इजहार ख्याल के बावजूद वो चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। संसद चल रही है, दोनों सदनों में कुछ ना कुछ बहस रोज होती रही। तो मुझे इस बात से ही मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा टेक अवे है कि देश ने जिनको चुनकर भेजा है जो करने के लिए, वो कम संख्या में बल्कि बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा आदान प्रदान हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसान वाले मुद्दे पर बहस को सरकार तैयार हो गई, और चाहे किसी भी विषय पर बहस हो रही हो, बहुत सारे सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार को कोसा, सरकार ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने भी बोला इस विषय पर। तो कम से कम बातचीत तो हो रही है। ये टेक अवे मेरा ये है कि हर चीज को, चाहे जैसे भी उन्होंने, पर चीजों पर सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला, संसद में मिला, जहां की जो कि सही प्लेटफॉर्म है इन विषयों को डिस्कस करने के लिए। तो वो डिस्कशन हो रही है, इसी से मैं खुश हूँ। रह गई बात भाषणों में रस की, तो करुण रस थोड़ा सा मोदी जी ले आए, बात करते करते उनकी आंखें भर गई। लोग कहते हैं रोने लगे, और रोना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूं कि कभी कभी आंख भर आती है, गला रूंध जाता है। ऐसा लोगों को पिक्चर देखते वक्त हो सकता है, तो हो सकता है कुछ पुरानी घटना याद करते हुए गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री को हो गया हो। इन चीजों पे मतलब शक करना अलग बात है, पर टीका टिप्पणी पता नहीं किस हद तक सही है। हालांकि लोग बहुत बुरे लहजे में कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, ये नाटक है, और ऐसे कैसे रोने लगता है आदमी ऐसे सब्जेक्ट पे। एनीवे, वो छोड़ दीजिए। महुआ मित्रा की बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत जबरदस्त बोलती हैं वो, और जिस तरह का फोर्स वो यूज करती हैं बोलने में, पर उसमें उनमें ना वो रस नहीं आ पाता, क्योंकि वो छद्म रस है उनका। जो जिन चीजों का आरोप वो लगाती हैं इस सरकार पर, जैसे वॉइस जो है, मीडिया को दबाना, विपक्षी लोगों को हड़काना, मुकदमे कर देना, ये सब चीजें ममता बनर्जी करती है, तो वो नहीं बोलती, उनकी नेत्री खुद ही करती। उनकी पार्टी के लोग भी वैसे ही हैं, जैसे कि मतलब स्टेट लेवल में आईना है इनका, जो केंद्र में हो रहा है। पर इसलिए वो बोलते हुए, हालांकि बहुत पैशन के साथ बोलती है, पर उसमें वही रहता है कि भाई मतलब आप बोल रहे हो, आप उस वक्त तो नहीं बोलते। तो इसमें मुझे लगता है कि सदन में 3 लोग के भाषण जो है, हालांकि
अब इतने ज्यादा रस और इतने ज्यादा ये महान भाषणों की परंपरा इतनी ज्यादा हो गई है कि अब याद रखने लायक कुछ बचा नहीं। इतनी सुपर हिट आ गई है कि अब कौन सी हिट याद करें, वो वाली स्थिति हो गई है। पहले हम लोग कहते थे कि हाँ इंद्रजीत गुप्त बोल रहे हैं, ये देखिए। पहले लगता था कि एक अकेला तुर्क जो है वो पूरे सदन को सर पे उठा लेता है। चंद्रशेखर जी के लिए कहा जाता था, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे अब। येचुरी बोलते थे तो लगता था कि सबसे ज्यादा सब्सटेंस और फैक्ट वाला भाषण यहीं से आ रहा है। वो भी अब सदन में नहीं है। सदन में लालू को सबसे ज्यादा हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि बहुत ही बुनियादी देसी बातें और बहुत ही बुनियादी व्यवहारिक बिंबों के साथ, जिसमें कि अभिजात्यता की हास परिहास की संभावना भी रहती थी, लेकिन हंसने वालों को वो अपने भाषण से नंगा भी करते रहते थे और लोग दोनों तरफ नंगे दिखाई देते थे। इधर सवाल नंगे दिखते थे और उधर हंसने वाले नंगे। तो लालू में वो कला थी, उनको हम लोग मिस करते हैं। वाजपेयी सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं, मिस किए जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से सुषमा स्वराज भी शो स्टॉपर रही हैं कई बार सदनों में। तो अब जो है बहुत सारे महान महान भाषण हो रहे हैं, नए नए तरह के ऑरेटर आ गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कोई अविस्मरणीय भाषण नहीं आ रहा है। हमें जब हम 6 साल को पलट के देखते हैं या उसके पहले 10 साल को पलट के देखते हैं, तो हमको एक ना बोलने वाला प्रधानमंत्री या तो याद आता है सदन के पटल पे, 10 साल तक ना बोलने वाला, यानी कि ऐसा नहीं बोलने वाला कि वो याद रह जाए। मनमोहन सिंह ने भी जवाब दिए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन उसमें कभी कोई अविस्मरणीय पल रहा हो ये याद नहीं आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 6 साल के कार्यकाल में मुझे अभी भी उनके रोने के ही पल याद आते हैं, जब वो सदन के पटल पे गए, जब उनके गले भर आए, जब वो संयुक्त सत्र को पहली मीटिंग को, ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित कर रहे थे आडवाणी जी के साथ बैठ करके। उस दिन की घटना हो, यहां तक कि गुलाम नबी आजाद वाली 3 भाषणों के लिए मैं इस सत्र के अभी तक के कार्यकाल को याद करूंगा। पहला नाम मैं लूंगा राहुल गांधी का। हिम्मत गजब है कि वो आदमी 6 साल से इतना ट्रोल होने के बाद, इतनी आलोचनाएं और इतनी बुराई, इतने मजाक, इतनी हंसी, इतने सारे लोगों का हमला झेलने के बाद भी अपनी धुन में रहता हूं वाले बोर्ड पे वो लगा हुआ है। और कई बार लगता है कि ये एकला चलो वाली स्थिति है कि वो व्यक्ति स्वयं सोच रहा है आप ही पीवे, आप पिलावे, आप फिरे मत वाला, कंडोलेंस भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। और विषयांतरित रहने की जो एक अनुकूलता है उनकी, वो उन्होंने इसमें भी निभाई, तो इसलिए उनको याद करना चाहिए। वो अभी भी विषय पे लौट के नहीं आए हैं, अभी भी वो सारी चीजें सदन में कह गए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा सकती थी और सदन का किसी और तरह की चीजों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वो एक चीज है। हालांकि कुछ चीजें राहुल गांधी की हंसी उड़ाने के चक्कर में क्या होता है कि उसके भाषण में कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीजें ऐसी होती हैं, गंभीर होती है, जिसको हम लोग देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, और वो हमारी तरफ की कमी है, वो उसकी कमी नहीं है। दूसरा भाषण जो है महुआ मित्रा का है। महुआ मित्रा के भाषणों की मुझे लगता है कि सदन में रेलेवेंसी ये है कि अगर महुआ मित्रा टीएमसी की बात पे चुप हैं, तो मुझे लगता है कि टीएमसी के साथ, टीएमसी के सदन में कोलकाता में एक विपक्ष है जिसको कि वो बातें उठानी चाहिए। सदन में केंद्र सरकार को लेकर के जब सांसद बात करेंगे तो विपक्ष के नेताओं को कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसके लिए महुआ मित्रा एक सटीक और प्रभाव उत्पादक उदाहरण के तौर पे मुझे दिखाई देती हैं। और तीसरा भाषण जो है वो मोदी जी का है, जिसमें कि उद्दन है। ये बात सही है कि इंटेंशन पे जो ताऊ कह रहे हैं, और मैं कहाँ पे डिसएग्री करता हूँ ताऊ से इसमें, कि ये बात सही है कि इस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए कि क्या भावना थी उनकी जब वो भावुक हो गए। मैं इससे एकदम सहमत हूं, क्योंकि उनके अंतर्मन को कोई जान नहीं सकता, लेकिन राजनीति में भावनाएं कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती हैं। और कई बार आप बहुत भावुक हो के भी आपको अपने आंसू रोकने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे देश को आप संदेश दे रहे होते हैं। और कई बार आपको हंसना होता है बहुत तकलीफों में भी, क्योंकि वहां से भी पूरे देश को आप संदेश दे रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जो टेक अवेज हैं मोदी जी के भाषण के, या उस दिन जो कुछ हुआ गुलाम नबी को याद करते हुए, उसमें जो 2-3 चीजें मुझे दिखाई देती हैं। पहली तो ये मुझे दिखती है कि एक ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री की छवि आंदोलनों की वजह से थोड़ी सी निष्ठुर सी या असंवेदनशील वाली बन रही हो, देश ये सोच रहा हो, किसान कम से कम ये सोच रहा हो कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या फर्क नहीं पड़ता है कि 100 से ज्यादा किसान आंदोलन में मर गए और इतने दिन से बैठे हैं, पूरी ठंडक काट दी।
तो ऐसे समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक भावाभिव्यक्ति लोगों के सामने ला सके, खास करके उनके प्रति भी दिखा सके, अभिव्यक्त कर सके, जो कि आपके विपक्ष में ठीक सामने आपके खड़े हैं सबसे मजबूती से। मेरा असेसमेंट इस तरह से है कि वो आंसू केवल गुलाम नबी आजाद के लिए नहीं है, वो एक लार्जर पॉपुलेशन को एक तरह का मैसेज देने में सक्षम है, या वो जो करुणा उनके हृदय में आई है। तो ये है। दूसरा एक पहलू उसका ये है कि जब कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग बागी के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन को प्रेज करना, उनके रोल और एग्जिस्टेंस को प्रेज करना, ये हमेशा अपोजिशन को और कमजोर करता है। तो वो विद इन कांग्रेस भी एक मैसेज जाता है कि मतलब गुलाम नबी ने सोचा होगा ना कि ये क्या दिन आ गए हैं कि कांग्रेस मुझ पे बगावत या बागी होने के आरोप लगा रही हो, प्रधानमंत्री मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो ये केवल सवाल गुलाम नबी आजाद के मन में नहीं होगा, ये सवाल शायद कपिल सिब्बल भी सोच रहे होंगे, या ऐसे तमाम सारे लोग सोच रहे होंगे जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हम लगाने की कोशिश करते हैं। मजाज लखनवी वाली स्थिति हो गई, कमाल इश्क है दीवाना हो गया हूं मैं, ये किसके हाथ से दामन छुआ रहा हूं मैं। हाँ, पर उसमें हालांकि एक तो मैं एसपी सिंह बघेल है आगरा के, वो अलग लेवल का हाथ सिलाते हैं, बहुत सारे पुराने नए शेर मिलाकर। रामदास आठवले हैं जो बहुत ही ओरिजिनल हैं, उनकी कविताओं की गुणवत्ता पर मत जाइए, पर बहुत ओरिजिनल है। पूरा सदन जो है उनको उनके भाषणों पर ठाक के लगाता है, विपक्ष पक्ष सत्ता पक्ष सभी लोग मिलकर मुस्कुराते हैं। तो वो बोले भी थे कि आप हैं हमारे साथ, ये अंदर की है बात। गुलाम नबी आजाद के लिए बोले जब मैं आ गया मुझे बहुत पावरफुल तरीके से बोली इस बार। हालांकि उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करते हुए बोला, उनका उद्देश्य विपक्ष को टारगेट करना नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी पर केंद्रित थी, पर बहुत पावरफुल बोली। वो एक अच्छी प्रखर वक्ता हो सकती है भाजपा की, अगर वो चाहे तो, क्योंकि सुषमा स्वराज की कमी तो क्लियरली उनको दिख रही है। जी, दीपेंद्र हुड्डा के भाषण की भी चर्चा है। लेकिन एक चीज ये कह रहे थे जो बाबा अभी, कि एक अरसे से ऐसा दिखा नहीं कि पक्ष के लोग विपक्ष के सांसदों की तारीफ करें, या विपक्ष के लोग पक्ष के किसी नेता के उसके निजी व्यक्तित्व की तारीफ करें। जबकि जब मैं छोटा था, बचपन में था, अक्सर ऐसे उदाहरण होते थे कि कोई, मतलब हम अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो ये कहा ही जाता है कि लोग कहते थे कि ये सही व्यक्ति है गलत पार्टी में। ऐसे ही और भी 50 एग्जाम्पल है। ये वाला जो दिखा, कोई इतना बड़ा मौका भी नहीं था। जैसे गुलाम नबी आजाद राजनीति से रिटायर नहीं हो रहे थे, सिर्फ उनका कार्यकाल ये वाला खत्म हो रहा था। तो वही जो राजनीति वाली बात है, मतलब थोड़ा ये समझना चाहता हूँ इसको कैसे देखें। जैसे एक बार की तो ये अच्छा लगता है देख करके कि जो मिनिमम अनुशासन है संसद का, जो एक गरिमा है, उसका ध्यान रखते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान अभी भी बचा हुआ है। उस स्तर की छींटाकशी नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन उसी कार्रवाई में वो जब अधीर रंजन चौधरी बोलने लगे तो प्रधानमंत्री का एक रौद्र रस भी दिखा, जब उन्होंने कहा कि अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो गया है। हाँ, तो वो इसको कैसे लें कि क्या पक्ष, और ये एक अच्छे उसकी निशानी है, एक दो अलग पार्टियों के नेता जीवन भर एक दूसरे के खिलाफ बोले, लेकिन प्रशंसा, जब चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो प्रशंसा करने से हिचके नहीं। गुलाम नबी आजाद ने एक बात तो पर याद रखिए, गुलाम नबी बहुत पिछली पीढ़ी के नेता है। ये दुखद है कि पहले वाली पौनोमी नहीं रही कि संसद में लोग एक दूसरे से मिलकर बातें करते थे और आश्चर्यचकित होते थे ये देखते हुए कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग एक साथ खड़े हैं। आजकल क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे को दुश्मन मानकर चल रहे। ये भी एक बहुत विकट परिस्थिति है हमारे देश के लिए कि जो चीज अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी कर सकते थे, है ना, या नरसिम्हा राव के समय में भी होता था कि आप विपक्ष के नेताओं को भी आप ये समझते हो कि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, बहुत जगहों पर वो काम आ सकते हैं, वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं इंडिया के। ऐसी चीजें अब नहीं देखने को मिलती, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों का मिलना भी संभव नहीं है। ईस्ट एंड वेस्ट वाली हालत हो गई है। वो मिलेंगे कहीं तो उन पे आरोप लगेंगे कि क्यों मिल रहे, कहीं ये उस पार्टी में जा तो नहीं रहे। तीसरी समस्या ये है कि हम आइडियोलॉजिकली इतने पोलराइज्ड हैं कि हम अब ये समझते हैं कि अगर हम ऐसे आदमी से बात भी करें जिसकी विचारधारा मुझसे भिन्न है तो मैं संक्रमित हो जाऊंगा उसकी विचारधारा से, या मेरी इमेज को क्या होगा अगर मैं उसके साथ दिख गया तो। लोग तो कहते हैं ना, जैसे कि अभी जैसे हाल में एक व्यक्ति थी जिसकी फोटो राहुल गांधी के साथ भी थी और नरसिम्हा राव, ये मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी थी। तो ये होता है कि ये तो मोदी के साथ खड़े हैं तो ये मोदी के आदमी है।
है ना। दीप सिद्धू के बारे में ले लो आप, उसकी कोई तस्वीर थी, तो अब तस्वीरों का साथ हो जाना तो ये बड़ा कठिन है कि जैसे राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक दिन हक कर लिया संसद में ही जाके, गले मिल लिया उससे, है ना। और पर उसका परिणाम क्या हुआ, हमने उसको कैसे देखा, क्या हमने उसको जेन्युइनली देखा? नहीं देखा ना। हम भी अब एक्सपेक्ट नहीं करते एज जनता, एक तरह से कहो या दर्शक कह लो या ऑब्जर्वर्स कह लो, वो भी किसी चीज को अब सामान्य ढंग से नहीं देखते, ना वो लोग आपस में देखते हैं। हम ऐसे एक मोड़ पे हैं जहां पे कि पूरी दुनिया है, बाय द वे सभी देशों में ऐसा हो गया है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में आप देखो क्या मामला हो गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्थन कर रहे हैं कुछ रिपब्लिकन्स, अभी उनकी इम्पीचमेंट नहीं हो पाई, फेल कर गई, है ना। तो ये लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में ब्रिटेन में हो रहा है, पूरे यूरोप में जो है एक सब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं तुमसे भिन्न हूं तो फिर लोग तो अपने पिता से भिन्न होते हैं। दिशा रवि जिसको अरेस्ट कर लिया, जो कि हास्यास्पद है, बहुत चिंता होनी चाहिए पूरे देश को कि एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया आपने टूल किट को एडिट करने के। अरे मेरे घर में टेबल आई पड़ी है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ कि टूल किट यूज ना करनी पड़े। हाँ, तो बहुत दुखद कारण है। पर वो भी जैसे वो एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि मेरे माता पिता नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा है कि क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे माता पिता है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, तुम वयस्क हो चुकी हो, तुम अपने तरीके से सोचते हो। तो लोगों ने अपने घरों रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लिए हैं कि ये फलां के समर्थक हैं और मैं नहीं हूं। मित्रता, बहुत घनी मित्रता भी खत्म हो गई है। क्यों? वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे लोग कि मैं जो सोचता हूं वैसा ही है आदमी क्यों नहीं सोचता। यह भी एक तरह से फासिस्ट टेंडेंसी है ना, कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही। चीजें हैं राजनीति में, तीन पैमाने होते हैं असहमतों के संबंधों को परस्पर देखने के लिए। पहला है निंदा, जहां पे दो असहमत साथ होते हैं। दूसरा है ईर्ष्या, जहां पे आप सामने वाले से, उसके कामकाज से, उसके विचार से या उसकी मेहनत से ईर्ष्या करते हैं। और तीसरा है घृणा। मुझे लगता है कि कई बार संवाद जिस तरह के हम लोग सुनते हैं सदन में, उससे लगता है कि ये तीसरे वाले दर्जे पे चीजें आ गई हैं। इसमें निंदा और ईर्ष्या जो है कमतर है, इसमें घृणा ज्यादा है। और संसदीय मर्यादा की वजह से लोग शायद और बुरी चीजें नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट की किताब में अलाउड नहीं है। वरना तो पता नहीं क्या क्या कह डालें, वरना तो पता नहीं क्या क्या कर डालें। और ये दोनों तरफ से होता है। तो उनको, अधीर रंजन को अच्छे से साबुन भी लगाया रविन्द्रनाथ टैगोर वाले मामले पे अमित शाह ने तस्वीरें दिखा करके। तो वो तो अपने लिए जाल बिछा लेते हैं। हाँ, वो हर बार अपने लिए खुद गुलेटा खा जाते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी बड़ी मतलब विदाई नहीं थी कि इतनी बड़ी रुदाली हो। और यही जो उसकी सहजता नहीं दिखती है ना, इसी वजह से हम लोग इतनी देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं और लोग भी उस पर इसी वजह से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिना कारण कुछ नहीं करते हैं, और उसके पीछे का मंतव्य और गंतव्य दोनों उनको बहुत स्पष्ट रहता है। तो उनके मंतव्य और गंतव्य की कयास जो है हम सब लोग लगाते रहेंगे, आनंद का विषय है। लेकिन जो हुआ है वो सब याद रखा जाएगा। थोड़ा ट्विटर वाली बात कर लेते हैं कि ये थोड़ा ट्विटर का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मामला इंडियन गवर्नमेंट के साथ। थोड़ा लोग कह रहे हैं कि इसको टकराव कहना चाहिए या मतभेद कहना चाहिए, जो भी है। सरकार ने ये कहा था ट्विटर से कि भाई ये करीब 1200 ट्विटर अकाउंट्स हैं, इनको बैन कर दो, क्योंकि ये जो है झूठ और नफरत फैला रहे हैं, खासतौर से ये आपका किसान आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ट्विटर ने उसमें से कुछ 500 अकाउंट्स तो हटा दिए और बाकी नहीं हटाए, और ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो भारत का कानून है उसके अनुरूप ये ठीक नहीं होगा। और उसमें जिनके अकाउंट्स नहीं हटाए गए उनमें ये बताया जाता है कि काफी पत्रकारों के और पॉलिटिशियंस के और एक्टिविस्ट के अकाउंट हैं। तो ताऊ ट्विटर पर मतलब इसको कैसे देखें कि, क्योंकि कुछ रेगुलेशन की ट्विटर पे जरूरत तो ऐसा लगता है कि जरूरत है, लेकिन फिर वही बहस आ जाती है कि रेगुलेशन के नाम पर बोलने की आजादी को तो नहीं दबा दिया जाएगा। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? सोशल मैं बैलेंस के समर्थन में नहीं हूं इस पर। मैं एब्सोल्यूटिस्ट हूं इस मामले में कि बोलने की स्वतंत्रता है तो फिर है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए रीजनेबल को स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ अमेरिका में संविधान बना, संविधान में उन्होंने पहला संशोधन ये किया कि यार स्पीच पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं हो सकता। भारत में भी संविधान बना, स्पीच पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं था,
तो पहला संशोधन हमने ये किया, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। हमने कहा कि नहीं, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, और रीजनेबल की परिभाषा नहीं बताई गई। तो वो तो रीजनेबल जो है लोकल डीएम के हिसाब से कुछ भी हो सकता है सब्जेक्टिव है। हाँ, ये सब्जेक्टिव है। तो हम रीजनेबली जो है रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं। मेरे हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका निदान फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही है। पर ट्विटर के बारे में भी एक बात बताता हूँ, को ट्विटर जो है वो यूरोप में सब कुछ मानने को तैयार है, गूगल भी। ईयू अगर कोई गाइडलाइन बना दे तो मानने को तैयार है, ऑस्ट्रेलिया उनको बोले तो मानने को तैयार है। मतलब जो व्हाइट लोगों के नियम कानून होते हैं वो तो तुरंत मानने को तैयार होते हैं। हम चूंकि ठहरे ब्राउन लोग, हमें ये बताया जाता है कि तुम लोग देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझा करो। तो मैं इस बात पे आपत्ति करता हूँ कि ट्विटर कौन होता है हमें कहने वाला कि मतलब ये मत करो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। जी नहीं, हमारे यहाँ काम करोगे हमारा कानून चलेगा। लेकिन सरकार की भी सरकार भी जिस तरह से जिन कारणों से कर रही है वो क्लियरली बहुत ही धुंधले नहीं है, साफ है ना। वो साफ है कि वो अपने बहुत सारे आलोचकों को का मुंह बंद करना चाहती है। ट्विटर मतलब बोलने का अधिकार है लोगों को, ट्विटर का अधिकार थोड़े। संविधान ने ये कहाँ बोला है कि ट्विटर पे आपको अकाउंट रखने की आजादी होगी। लेकिन ट्विटर अब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक तरह से एक्सटेंशन है। वहां पे हम लोग बात करते हैं और निडर होकर बात कर सकें, ये संभावना तो, ये अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है, ट्विटर के नाम से दिया हो या ना दिया। अब मुश्किल ये आती है कि ये जो सरकार है वो ट्विटर के साथ क्या कर सकती है। सबसे बुरा ये कर सकती है कि वो ट्विटर को ब्लॉक कर दे, उसका आईपी ही ब्लॉक कर दे, तो उपलब्धि नहीं होगा, है ना। लेकिन और इसके चलते उन्होंने कोई आत्मनिर्भर ऐप जो है, उन्होंने नहीं, एक निजी आदमी ने वो 2 साल पहले ही बनाया था, 2-3 साल पहले एक ऐप बनाया था कू, जो ट्विटर की बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल। तो उसकी चिड़िया थोड़ी सी अलग कलर की है, वो उड़ नहीं रही, वो खड़ी है ना, लेकिन है वो कॉपी ही। अब उसको उसपे जो है सरकार के सारे मंत्री जा रहे हैं ट्विटर पे दबाव बनाने के लिए, देखो हम लोग सभी शिफ्ट कर जाएंगे एक दिन, हम तुम्हें रोक देंगे। पर हकीकत यह है कि चाइना में वाइबो करके एक ऐप है जो बिल्कुल ट्विटर जैसा है। वो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लोगों को रोजगार देती है, विशाल है वो। चाइना की आबादी इतनी है कि वहां का जो अमेजोन है, वहां का जो गूगल है, वो सब गूगल और अमेजोन जैसे बड़े हैं, है ना। भारत भी ऐसा कर सकता था। आपने एक वक्त में कह देते कि फेसबुक नहीं, तो यहाँ पे कोई फेसबुक बनाता ही, वो भी एक बिलियनियर होता, उसके यहाँ भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते, वो भी फेसबुक को टक्कर दे रहा होता, क्योंकि फेसबुक यहाँ होता ही नहीं। लेकिन आपने उस मामले में बहुत देर कर दी है। अब यहाँ पे आप चाहोगे कोई यूनिकॉर्न खड़ा करें इनके नाम पे, तो बहुत कठिन है। ट्विटर की रीच बहुत हो चुकी है और इसको ब्लॉक करना पूरी दुनिया में उसकी निंदा होगी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में निंदा ऑलरेडी हो रही है। हम जिस तरह से नोटिस भेजते रहते हैं डिफरेंट कंपनियों को कि आपने ये हटाना है, वो हटाना है, इसको ब्लॉक कर देना है, उसको रखना है, सरकार तो बदलेगी ना, फिर दूसरी सरकार अपने तरीके से करेगी। ऐसा कैसे चलता रहेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सेल्फ सेंसरशिप हो। लोग, अगर कोई आदमी गलत भ्रांति फैला रहा है तो बहुत सारे लोग, हम भी है ना, जो सच फैलाना चाहते हैं, वो सच फैलाएं, उनको टेक डाउन करें। ये सरकार को उसमें फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, सरकार को इसमें आना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसमें 3 पहलू हैं। एक तो यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मसला वो केवल ट्विटर का मसला है नहीं, तो मतलब ये आदमी जो है बंदूक से गोली मार के किसी की हत्या कर दी से, ये बंदूक का समस्या नहीं है ना। ये समस्या ये है कि उस आदमी की बंदूक का नहीं, क्योंकि बंदूक के तो सबके पास है, तो एक बंदूक जब्त करने से नहीं हो जाएगा। आप ट्विटर पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल को हल कर लेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सवाल है वो तब से पैदा होकर के और हमारे सर पे खड़ा है जब से वही आया है कि रीजनेबल होना चाहिए, और तब ट्विटर नहीं था। दूसरा जो पहलू इसका है वो बिल्कुल यही बात है कि आपके पैमाने, जब आप कहते हैं कि आप वैश्विक हैं, तो आपको उदार चरित्र वाला रहना पड़ेगा और विश्व को कुटुंब मानना पड़ेगा, है ना। तो ट्विटर और गूगल और फेसबुक ये दोगलाई नहीं कर सकते हैं, है ना, कि मथुरा में राधे राधे और अयोध्या में जय सिया राम, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक जैसी नीतियां, एक जैसे नियम और एक जैसी गुंजाइश, मापदंड, मानक स्थापित करने चाहिए दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर में लोग आपको उसी एक कारण से यूज करते हैं जिस एक कारण से आप बने।
ये हम लोग याद है 3 ताल में ही बात कर रहे थे बाबा हाँ, आपसे भी, जब डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया था तो आपने ही कहा था कि चाहे जितनी भी बातें हों जो भी वो लिख रहे हो, लेकिन अकाउंट नहीं बैन किया जाना चाहिए। हाँ, तो अकाउंट करते ही आप बैन नहीं कर सकते हैं। और आप हैं कौन अकाउंट बैन करने वाले या इन मेरिट्स को तय करने वाले? और आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि आपकी बांग के बिना सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन कई बार आप बांग नहीं देते, आप तश्तरी में होते हैं, सूरज फिर भी निकलता है। तो वो गलतफहमी ट्विटर को या फेसबुक को नहीं, इनको नहीं पालना चाहिए। लेकिन तीसरी एक चीज ये भी है कि हमें अपनी तरफ से भी देखना चाहिए कि हम जब ट्विटर से निकले तो कुएदार चले। वो कू से या किम भो से या इस तरह की तमाम तरह की जो प्रयास हैं, है ना, की पाँव की फादर है डाउन की, जितने तरह की चीजें हम बता डालें, उसमें ये सवाल हमेशा रहेगा कि भैया ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और ये चीजें ग्लोबली लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इसको अगर आपकी तरह सारे देश अगर अपने अपने ऐप ले आएंगे तो पता चलेगा कि कू हिंदुस्तान में चल रहा है और पू जो है वो लंदन में चल रहा है और लू जो है वो वहां पे लेनिनग्राड में देखा जा रहा है हाँ, और क्रिचपू जो है वो बनारस का अपना एक ऐप बन जाएगा कि इस पे जो है पंजाबी बहुत है कू में, तो हम उस पर नहीं जाएंगे और सबका डेटा चुरा लेंगे। हाँ, और वहां पे अहमदाबाद में कमलम बन जाएगा और चेन्नई में कादलम बन जाएगा। फैल गई ऐप मेरे भाई की। जय बोलो ट्विटर भाई की। तो ये जो संकट है ना, और हम वही लोग हैं जो अभी तक हर कदम पे चीन के इस एक्सप्रेशन के प्रोटेक्शनिज्म की आलोचना करते रहे हैं कि तुम तो फेसबुक नहीं चलने देते हो, तुम तो व्हाट्सएप नहीं चलने देते हो, तुम तो ट्विटर नहीं चलने देते हो, तुम गूगल पे रह के ताले लगाते रहते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो ये ऐसी कौन सी समझदारी हमारी आ गई है कि हम एक आदमी को नशा मुक्ति के लिए बार बार प्रेरित करते रहे और खुद पौवा लगाने लगे। हम खुद उस मद में आ गए जिस मद से निकलने की सलाह या जिस मद के लिए उस व्यक्ति की आलोचना करते रहे। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आलोचना करते करते खुद वैसे ना हो जाएं। और ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि आप एक महान देश हैं, इस महानता को बनाए रखिए। चाइना काहे बनना चाहते हैं? भारत सरकार का क्या होता है, वो होता है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है ये हर एक बात पे कहना कि कू होता तो क्या होता ये सोच सोच के पागल हो रहे हैं। ट्विटर ही है, कू होता नहीं होता, जो है सो है। हर एक बात पे कहते हो कि कू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से एक बिजारोत्तेजक खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है, सिधारी थाना है वहां पे एक, और उसके अंतर्गत एक नरौली कस्बा है। वहां जो है एक बुजुर्ग महिला की 13वीं का जो है संस्कार होना था और उसके लिए आयोजकों ने बाकायदे स्टेज बनवाया, ऑर्केस्ट्रा मंगवाया और लड़कियों से डांस करवाया। मतलब दर्जनों लड़कियां बुलाई गई जिनके लिए हिंदी मीडिया में प्रचलित शब्द बार बाला है। तो दर्जनों डांसर्स को बुलाया गया, उनको खर्चा उर्चा करके, और देर रात तक उन्होंने डांस किया। तो पता नहीं, हो सकता है बाबा कहें इसमें कोई बिजार नहीं है, क्योंकि ये परंपरा थोड़ा पहले से है हमारे यहाँ कि अगर एक व्यक्ति अपनी उम्र जी करके जा रहा है और बिल्कुल बहुत कष्ट में जा रहा है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ मृत्यु के 2 पैमाने हैं हिंदुस्तान में और खास करके हिंदू धर्म शैली में, लेकिन ये 2 पैमाने पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। एक होती है सहज मृत्यु जो कि अवस्था के बाद है, और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। तो ये बिजार तब होता है जब अकाल मृत्यु पे डीजे हो जाता है। आज ही देख के 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी गई, लइका नाती पोता उनके लइका उनकी बहुरिया, है ना, किसी से गरियाती रहे, किसी से दुलराती रही, है ना, किसी के बच्चों को शौचाया नहवाया, किसी के बच्चों को इसलिए नहीं देखा क्योंकि बहुरिया नहीं पसंद थी। तो दादी गई तसल्ली से। और क्यों हम हमेशा आने और जाने में उत्सव के कारण खोज लेते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, पिछले बार खूब विस्तार से चर्चा की थी। तो जो लोग इसके मर्म को समझना चाहें, एक एपिसोड पिछला वाला नहीं सुना है तो उसको सुन डालें, तो वहां से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमेशा दुख के साथ ही विदा क्यों हो जब व्यक्ति अवस्था को जी के जाए। कबीर के यहाँ ये दर्शन की बात है, ये इस बात के आधार पर डीजे नहीं बजा होगा, डीजे इसलिए बजा होगा कि आज ही गई
कोनो बात नहीं, अब कितना खा पिए हो रहा है और खूब जी के गई है, देख के गई है, तो इसमें कोनो बुराई नहीं, यह हो। और खुशी का एक्सप्रेशन पूर्वांचल में ऐसा ही है। हम ये इधर के लोग ना वो उसको थोड़ा कहते हैं बार बालाओं से नृत्य करवाया, देखो फला आदमी बार बालाओं के साथ नाच रहा है। वहां पे नाच की लौंडा नाच होता था, और उन नाच की वहां पे बहुत पुरानी परंपरा है। खुशी होती है, उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। हमको हर सब यहाँ के एलिटिस्ट नजरों से देखते हैं तो लगता है देखो कितने घटिया लोग। हाँ, वो आजम में पूछा होगा गांव में किसी ने कि ये जब नाच रहे इनका बार बाला काहे कहा थी, तो दूसरे समझाया इनके बार खोल के नाचत थी, इनके बार बाला कहा थी, है ना। पहले ये तो नाम नहीं रहा, बाल खोल के नहीं नाचते रहे, सब बार खुला है, देख रहे हो, तो बार खोल के नाच रहे। जैसे यही परिभाषा मैंने एकदम, मुझे अच्छे से याद है, 1990 में अपने गांव में सुनी थी। तो एक पंडित जी रामाश्रय मिश्रा, उनके यहाँ पे उनकी दुकान थी परचून की, और वो गंजा ताबीज भी कर लेते थे उनके पिताजी। और वहां पे एक बृहद जनता इकट्ठा थी, 15-20 लोगों का कुनबा। और एक सज्जन उसमें से पूछे कि पंडित जी कार सेवा का हुआ था ना, मने कुल जात ही कहा थी कार सेवा है ना, कार सेवा का हुआ थे। तो पंडित समझाया कि इतना मने जई हैं तो हुआ इतना सामान लायक पड़ी, वे के बदले खूब कार के इंतजाम रहा है, तो जौन जौन कार में बैठ के जाई तौन तौन कार सेवा करिए। कहे लेकिन बोला हमारे यहाँ से तो बस में गए रहे, हमारे यहाँ तो बस लेके गए हम अध्यक्ष जी, कहें कि 3 बस जा रहे हैं, इतना पैकेट खाना, इतने जन गांव से आए चाहिए, तो हमारे तो कार सेवा का अवसर नहीं मिला है। कहीं यहाँ अवसर थोड़ा मिली, यहाँ से जाए मैं अपने साधन जाए, वहां कार मिली है अयोध्या में। तो कार सेवा और बार मेला, कार सर्विसिंग। मैं देखता हूँ ये टीवी पे, कुलदीप, टीवी पे लोग दिखाते हैं कि बार बालाओं ने लगाए ठुमके। वो कभी भी उन नर्तकियों से नहीं पूछते कि क्या आप बार बाला हैं, मतलब हम ऐसे ही उनको बार बाला घोषित कर देते हैं, बार बालाओं ने लगाए ठुमके, जैसे कि ठुमके लगाना गैर कानूनी है या बार बाला होना, बार बाला। और ये लोग कितने दयनीय हैं और कितने दया के पात्र हैं जो खुद ठुमके नहीं लगाते हैं जीवन में। आप इसको इस तरह से भी तो देखिए, आज ही गई तो लोगों को नाचना गाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। सोचिए आज ही कितने तरह के वितंडावादों में रही होंगी खुद अपने जीवन भर, कितनी चीजें उन्होंने सोची होंगी, कभी हृदय में कल्पना आई होगी कि एक दाएं सलवार कमीज हमहू पहन के देखी, बाहर ना निकला मुला, एक बार कोठरी में पहन के देखब, लेकिन मिलता नहीं, यह सूती धोती पहने परत, है ना। नाच देखते हैं कि हाय देखो बढ़िया नाच रही है, टीवी पे धारावाहिक में, सिनेमा में। दादी की कितनी आकांक्षाएं जो वाष्पोत्सर्जन हो गया जिनका, है ना, वो तमाम सारी आकांक्षाओं को की षष्ठी पूर्ति हो गई एक तरह से। वो बच्चों ने वहां पे सब का आयोजन करके, और लड़कन का भी लगा कि जौन सब पाबंदी रही बूढ़ा चक्कर में वह सब खत्म भाई, तो उसका उन्होंने आनंद लिया। मूल बात जो है ना, ये सब लोग की कयासबाजी और मतुल्लाबाजी है। मूल बात यही है, आदमी जब अपना समय जी के देख के जाता है तो उसको लेकर के दुख नहीं होता है, उसको लेकर के लोग ये अनुभूति करते हैं, उसको एक अच्छा ग्रेट डिपार्चर। हमारे यहाँ बुद्ध के भी मृत्यु को हमने कहा, बुद्ध की मृत्यु को भी हमने कहा द ग्रेट डिपार्चर, उसके लिए जो टर्म है महापरिनिर्वाण। हाँ, तो उस तरह से। और कबीर का जो पूरा दर्शन है वो कहता ही है कि सारे कष्टों के बाद एक दिन आपका ब्याह होगा, और वो ब्याह की बेला जो है उसके लिए वो जीवन भर प्रतीक्षा करता है, एक प्रमुदित प्रतीक्षारत युवती की तरह कि कब वो मिल जाएगी आत्मा जो है ना। और और उसके लिए है जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूरन परमानंद। तो इस तरह की अनुभूति वाला देश है यहाँ पे। तो आपने बताया ना, बनारस में लोग चिताओं को कंधे पे ऐसे उछालते हैं जैसे बेसबॉल उछलती चलती। और दूसरी बात यह है कि वो जो मैं मानता हूं कि वो एक बहाना है या एक अवसर मानते हैं उत्सव मनाने का, मृत्यु हो तो भी, पर उत्सव तो जीवित लोग मना रहे हैं ना, आनंद तो उनको आ रहा है ना जिन्होंने आयोजित किया है। जो मृत हैं वो तो चले गए, बाकी जो जिंदा हैं वो तो खुश हैं। और इसीलिए जो एक जस्टिफिकेशन जो कि कई बार जेन्युइन भी है, लगता है, अब आज के समय में नहीं बचा हो, लेकिन 13वीं तक का जो समय है, यानी 2 हफ्ते किसी की मृत्यु के बाद का समय,
इसमें बहुत सारे परिजन, रिश्तेदार, जानने वाले घर पे आते हैं ताकि व्यक्ति किसी भी अवसाद में अकेला ना रहे, उसको कुछ साथ कुछ शेयरिंग मिले। और वो बहुत सारी चीजों को रिविजिट करते हैं। लोगों के पास पहले कैमरे, एल्बम, तस्वीरें, फेसबुक नहीं होता था कि दादी की वॉल पे देख लो हाउ दादी सेलिब्रेटेड हर 20th मैरिज एनिवर्सरी या 1st मैरिज एनिवर्सरी, है ना। तो वो ऑप्शन तो था नहीं ना। तो लोग आते थे, कहें अरे हमारे साथ जब गए नहीं आगे मेला में, वह दाएं कि हम किस्सा बताए, 2 दिन खाए नहीं, मोला जान लियो, 2 दिन नहीं खाए, अब बीमार रही भैया, एकदम तपत रही, बरत रही, या इतना जोर रहा, खाए नहीं कुछ, इतना सती रही है, इतना धार्मिक रही, भले ही मने मन कर जाते हो, लेकिन एनेक्डोट्स निकलते हैं, कहानियां निकलती हैं। ये जो स्मृतियों के फेसबुक है ना, ये जो स्मृतियों के इंस्टा हैं लोगों के, जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, ये आपस में लोग शेयर करते थे, एनेक्डोट्स शेयर करते थे। यही एक चीज है जो कि उस पूरे अवसाद से परिवार को निकालता है, चीजों को निकालता है। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं। गांव के आदमी से पूछिए तो गांव का आदमी शहर वालों की मृत्युओं को देख के जानते हैं क्या कहते हैं? कहें जान पर तो भैया 1,00,000-2,00,000 केवल फूले चढ़ा हुई, क्या जरूरत रही, है ना। 1,00,000-2,00,000 फूले चढ़ा देते तरह ही हो जाते। हाँ 500 बनाई खवा देते पूरी सब्जी, पानी फूल चढ़ा दे, 1,00,000-2,00,000 तो होबे करी। कहे तुम सारे का जाना बिलायती फूल, कम से कम 8-10 लाख रुपया खर्चा बा। प्रधानमंत्री जब चढ़ावत थी ना, राहुल गांधी जब लेके आ रहे हैं, वो 50-50 हजार रुपये मदद, तो मैं यहाँ देखे हो कब हो इस तरह की बातें होती। तो आपको लग रहा है कि वो डीजे और बार वाला है, कभी उसकी दृष्टि से देखिए आजमगढ़ वाले क्या कर रहे हैं दिल्ली वालों की दृष्टि को। ठीक है, इसी नोट पे एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के उस पार जो है शाकाहार और मांसाहार, ब्रेक ले लीजिए, उंगली उठा ली है बाबा ने। ठीक है, और ब्रेक के उस पार शाकाहार और मांसाहार की बात। मका भाई, मौसम्बी का रस और कदी गन्ने का रस, पर रसों में रस है बतकही का रस। पर भैया ये बतकही के हो? तन्ने बकी और हमने सुनी। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट ना सुने तन्ने? रे किस्से हैं, ज्ञान की बातें हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, पर थम तो या ना वीडियो में बड़े रही हो, आंखें फुटेंगी तेरी जल्दी। ज्ञान और मजा दोनों एक ही जगह। कान में लगाइए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, aajtak.in/radio। सुनता है सारा जहां। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक टू 3 ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। मैं कुलदीप सरदार, पाणनी बाबा और कमलेश ताऊ तीनों बात कर रहे हैं, और इस हिस्से में अपन एक चिट्ठी की बात करने वाले हैं। चिट्ठी जो धर्मशाह धर्मा जी ने हमें जोधपुर से लिखी थी, और वो चिट्ठी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड में। उसके 2 सवाल थे जिस पर हमें चर्चा करनी थी। देखते हैं अगर दोनों सवाल पे बात हो पाती है, वरना कम से कम पहले सवाल पर तो बात करेंगे ही। और वो सवाल नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। हाँ, क्योंकि पहला सवाल बड़ा ही बृहद है, और वो सवाल ये है, उन्होंने ये कहा था कि जब वो अपने यहाँ यानी मारवाड़ की वो बात कह रहे हैं, देखते हैं तो लोग मांसाहारी लोगों को बहुत हीन भावना से देखते थे वहां पर, और जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आए तो उनके जैसे शाकाहारी साथियों का मजाक वहां लोग उड़ाते थे। तो अलग अलग जगहों पर दोनों ही तरह के लोगों को हीन भावना से देखा जाता है, इस पे ताने कसे जाते हैं। तो शाकाहार और मांसाहार की, शाकाहारियों और मांसाहारियों की एक दूसरे से लड़ाई क्या है, दिक्कत क्या है? शाकाहारियों का मजाक मांसाहारी लोग उड़ाते हैं, सच है। शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों का मजाक नहीं उड़ाते, उनसे घृणा करते हैं। दोनों में एक फर्क है। शाकाहारी लोग, मैं खुद मांसाहारी हूँ, मैं साइड अगर नहीं भी लूं मांसाहारियों को, तो आहार जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, और मांसाहार एक प्रकार का आहार ही है। मांसाहार से मतलब क्या, जो आदमी मांस खाता है वो सब चीजों का मांस नहीं खाता। मनुष्य को नहीं खा जाता, बहुत लोग गाय बछड़े भी नहीं खाते, बहुत लोग मुर्गे भी नहीं खाते, कुछ लोग सिर्फ मटन खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मुर्गियां खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ अंडे खाते हैं, कुछ लोग दूध पीते हैं। उनके खिलाफ भी दुनिया भर में एक माहौल बन रहा है, क्योंकि दूध जो है वो नहीं पीना चाहिए, गायों का खास करके। तो आहार, हम क्या बोले, आहार जो है वो सिर्फ मुंह से नहीं जाता, बाय द वे,
हमारी ये गलतफहमी भी है कि हमने मुंह में खाया तो आहार है, आप जो सांस लेते हो वो भी आहार है, आप जो सुनते हैं वो भी आहार है, आप जो देखते हैं वो भी आहार है, और आप जो उसी से आपकी जो है सोच बनती है। आप जब सुनते देखते हैं उसमें अगर परेशानी नहीं है किसी प्रकार के दिक्कत नहीं है आपको, किसी भी नॉन वेज जोक भी होते हैं ना, वो सिर्फ खाना ही नहीं होता, तो वो सुन लेते हैं तो भी आप आहार कर रहे हैं, ये मांसाहार है। खैर, मजाक से दूर, मैं समझता हूं ये बहुत ही बोगस सी लड़ाई है, जिसको भारत में चूंकि बहुत बड़ा विभाजन है इस विषय को लेकर, और वो विभाजन आहार के लिए नहीं है। यूरोप में भी, अमेरिका में भी शाकाहारी लोग भी हैं, पर वो कोएग्जिस्ट इसलिए करते हैं, उनके बीच में विवाद इसलिए नहीं होता कि वहां पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यहाँ पे हम ना धार्मिक कारणों से भी शाकाहारी हैं बहुत सारे लोग, जैसे ब्राह्मण। अगर जाति व्यवस्था में देखो ना, तो बहुत सारे जगहों पे ब्राह्मण नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते, मछली, मीट, अंडा नहीं खाते, पर बिहार के ब्राह्मण या कुछ अन्य राज्यों, उड़ीसा के ब्राह्मण खाते हैं। क्षत्रियों के बारे में ये माना जाता है कि वो मांस खाते हैं, हकीकत वो नहीं है। जाट जो है वो बिल्कुल ही नहीं, आप देखेंगे जाट ज्यादातर शाकाहारी हैं। पंजाब के लोग के बारे में बोलते हैं वो मांसाहारी है, मुर्गा तोड़ते हैं, पंजाबी एक इमेज है, पर हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी के लोग पंजाब में शाकाहारी हैं। और पर उन सब में बहस इस बात के लिए होती है कि वो समझते हैं कि, वो ये नहीं समझते कि मांसाहार इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे किसी जीव की हत्या होती है जो जिसमें इमोशन है ना, इसलिए होती है कि वो धार्मिक रूप से गलत है, वह आदमी ही बुरा है, वह उसके आचार विचार ठीक नहीं होंगे, वह बलात्कारी होगा, वह हिंसक होगा, तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो हम उसको उससे जोड़कर देखते हैं, हम उसको अच्छाई और बुराई से, तो मांसाहारी होना बुराई की तरह पेश किया जाता है, और उसके चलते सब में अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है। शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच में भारत में युद्ध चलता रहेगा। एक टेबल पे कभी कभी कोई शाकाहारी होते हैं, वो उस टेबल पे नहीं बैठते जिसमें कोई मांसाहारी खा रहा हो, उस होटल में नहीं जाते, टेबल की बात छोड़िए। हाँ, वो इसीलिए वो शुद्ध शॉप 100% शुद्ध वैष्णव ढाबा वाला बिजनेस उसी बुनियाद पे चला। लेकिन बाबा एक सवाल जोड़ दूं ना फिर आपके पास, कि मूल रूप से हम क्या हैं। तो डीएन झा साहब का निधन हो गया, वो काफी कुछ लिख के गए इस बारे में। हम मूल रूप से क्या हैं, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, हिंदुओं में या इस्लामी धर्मावलंबियों में भी, मतलब भोजन की वृत्ति को लेकर के क्या बातें कही गई? बिल्कुल, उसमें मुझे लगता है कि हम लोग आज की परिस्थिति में, परिघटना में शाकाहार मांसाहार को देखते हैं और तुरंत नतीजे पे पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है इस परिघटना को देखना चाहिए जीव की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति से। तो जीव पर आधारित रहा, और जीव सब थे। जब अमीबा कुछ खा रहा था या हाइड्रा कुछ खा रहा था, उसके बाद जब नॉन कार्डेट्स आए, जिसमें कि समुद्री घोड़े थे जो छोटे छोटे होते हैं, एस्कैरिस थे, टेपवर्म्स थे, फिर उसके बाद में वो और विकसित होकर के और बड़े जीवों में कन्वर्ट हुए, झींगे के रूप में आए, कुछ और जीवों के रूप में आए। धीरे धीरे कार्डेट्स, रील की हड्डी जिनको मिली, वो डेवलप हुए, और वहां से रक्त आया जीव में। तो बाकी सारे जीवों में पानी जैसा खून था, चाहे पेड़ काटिए, चाहे पत्ती तोड़िए, चाहे फूल तोड़िए, चाहे झींगा मछली तोड़ दीजिए, बीच से खून किसी से नहीं निकल रहा था। जब रील हाई कार्डेट ऊपर आपके कंधे से लेकर के और आपकी श्रोणी मेखला तक एक विन्यास बना गांठों का, और उनमें आपका मेरुदंड जिसे आप कहते हैं, उसमें आपके दिमाग का एक्सटेंशन प्रवाहित होकर गया और आप ज्यादा रिस्पॉन्डिंग कंडीशन में आए, तब आप कार्डेट बने। इंसान पैदा हुआ तो उसने सब कुछ खाया, और इसलिए यही बुनियादी चीज है कि आहार की बात करते हुए ध्यान रखें कि आहार उत्तरजीवित्व के लिए प्रकृति ने बनाया। आहार से आप पोषण पाते हैं, पोषित होकर आप मैथुन करते हैं, जनन करते हैं, और उसके बाद में अपनी जैसी कृतियां क्रिएट करके, जिरोक्स क्रिएट करके आप यहां से निकल लेते हैं पतली गली से। ये सबके लिए एक ही नियम है पूरी प्रकृति का, चाहे वो सबसे छोटा जीव हो, चाहे सबसे बुद्धिमान जीव हो, चाहे सबसे बड़ा जीव हो। धरती पे किसी के भी आने का केवल और केवल एक कारण है, आहार पाओ, पोषित हो, जनन करो, चले जाओ। बाकी सब लंतरानी है। तो आहार जो आया वो उत्तरजीवित्व के लिए आया, पोषण के लिए आया, क्योंकि आहार होगा नहीं तो पोषित होगे कैसे। इसलिए आहार में जो भी उपलब्ध था इंसान ने उसे खाया।
इंसान ने जानवरों को खाते हुए देखा, जानवर खाए, कच्चे खाए, है ना, तुरंत मार के खाए, जब बदबू आने लग गई तो नहीं खाए, फूल तोड़ के खाए, चबाए, जामुन बीनी, आम उठाए, कटहल खाए, बड़हल खाए, ये सारी चीजें उसने वहां से सीखी। बहुत बाद में आगे चल के नवपाषाण काल के करीब उसने खेती की सुध ली और उसने अन्न उपजाना शुरू किया, और तब उसको एक पहली बार विकल्प मिला कि वो चीजों को खाने की स्टोर भी कर सकता है। तो आहार का संचयन वहां से शुरू होता है जहां पे कृषि आ जाती है। उसके पहले भी प्राकृतिक रूप से संचित चीजें वो खाता था, जैसे कंद प्रकंद खोद के खा लेना, उनको चबा लेना। आलू जैसी तमाम सारी जातियां रही होंगी जिनको कि पुर्तगाली या जहां जहां वो पैदा हुआ सबसे पहले वहां पे खाया गया। तो इस तरह से आहार का पूरा विन्यास है। अब इसके ऊपर आते हैं कि शाकाहार है क्या। तो जो शाकाहारी हैं उनके लिए एक अच्छी बात और एक बुरी बात मैं कहना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल से हरबंस राय बच्चन की कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है ना। इस जगत के पंथ पे यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो जो प्लेटर है ना, उस पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए विकल्प बहुत कम है और शाकाहारियों के पास सागर जैसा प्रसार है। इतनी सारी चीजें खाने के लिए हैं, इतनी वैरायटी है खाने के लिए। नॉन वेजिटेरियंस के पास सीमित वैरायटी है, 10, 12, 15, हद से हद 20। अधिकतर सामान्य भारतीयों का जीवन केवल 3 या 4 तरह के नॉनवेज खा के खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा की गुंजाइश उनके पास होती नहीं है। लेकिन भारत के नॉनवेज वेज वाला सारा खाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, वेज वाला सारा खाते प्लस इनका वेज प्लस है। हाँ, तो जो मांसाहारी रहना चाहते हैं वो उनके लिए विकल्प बहुत सीमित है मांसाहार में, लेकिन शाकाहारियों के पास अगाध विकल्प है। बिल्कुल जो ताऊ कह रहे हैं कि वो हमारे लिए सरप्लस की तरह से आता है, लेकिन सरप्लस में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, किसी को 100 रुपया मिला है, किसी को 105 मिला है। हाँ। इतना ही फर्क है। तो ये शाकाहारियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन शाकाहारियों के लिए एक बुरी खबर भी है मेरे पास, और मैं उनसे माफी मांगूंगा नहीं ये कहते हुए कि शाकाहार की पूरी थ्योरी हिंसा पर आधारित है, और हिंसा के 3 कारण हैं समझने के, जिसके आधार पे उसको हिंसा कहा गया और उसे तामसी बताया गया और तमाम सारे और जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला है रक्त, जिसमें खून बहे वहां उस आहार को खाना हिंसा है। तो आप लौकी की गर्दन काट दीजिए, केले की खाल उतार लीजिए, है ना, गाजर को खुरच के उसका रेशा कीमे के माफिक बारीक कर दीजिए और हलवा पका के खा जाइए, है ना। दालों को सीटी लगा के इतना उबालिए कि एकदम वो तरल में कन्वर्ट हो जाए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुर्गे की गर्दन पे चला हुआ चक्कू, क्योंकि खून बह जाता है तो सबको लगता है कि बहुत हिंसा हो। हाँ, और लौकी एक बेजुबान जानवर है। हाँ, मुर्गे तो जुबान भी है। हाँ, और मुर्गा तो भाग भी सकता है, साला लौकी तो कहीं भाग के नहीं जा सकती, वही छप्पर है, उसी में उसको डोलते रहना है और एक ही जड़ से लगी हुई है। वो आग से जलने के बाद जो बचता है उसे राख कहते हैं, तुम जो कर रहे हैं उसको पाप कहते हैं। है ना। दूसरा क्या है कि लोगों को लगता है कि रक्त ही इसका पैमाना हो सकता है शाकाहार और मांसाहार का, लेकिन भाई साहब दूसरी थ्योरी जो है ना वो दुग्ध की है, कि घी, दही, पनीर, मक्खन, चीज, दूध, छाछ, ये सारी चीजें, छेना, ये सारी चीजें भी तो जीव से ही प्राप्त हुई चीजों से बन रहा है। इसीलिए वीगनिज्म आ गया। इसीलिए वेगनिज्म दुनिया में बहुत तेजी से आया कि ऐसा कोई भी चीज जो किसी और के हक का है, हिस्से का है, उसको हम नहीं खाएंगे। तो अगर शाकाहार की बकरा किसी के हक का नहीं है, बाय द वे, एक बकरा जो है वो किसी के हक का नहीं है। इसके लिए भी पिछला पॉडकास्ट सुनिए, मैंने बताया था कि मुर्गे और बकरे को बनाया ही गया शायद इसलिए है ऐसा, ये अपना मठ कहता है, पड़ाव के लोग कहते हैं, अघोर आश्रम वाले बनारस में। और तीसरी चीज जो है ना भाई साहब वो ये है कि आप प्रत्यक्षतः ना खाएं तब भी परोक्षतः आप खा रहे होते हैं। आपने कितने ही जीवों के अभयारण्यों को कंक्रीट की इमारतों वाले जंगलों में तब्दील कर दिया है, और इस तरह से आप हजारों जीवों को बिना हिंसा किए खा गए हैं। आपको लगता है कि आपने किसी जीव को नहीं मारा आज तक, लेकिन भाई साहब आप अपने कृत्यों को पलट के देखें तो आप पूरी प्रकृति को मारते जा रहे हैं अनवरत। इसलिए मैं कहता हूं कि शाकाहारियों, इस भ्रम में मत रहो कि तुम हिंसा नहीं करते हो। ये विचार ही कि वो मांसाहारी है कितना हिंसक है। मांसाहारी के पास चॉइस है, आप जो पकाओगे वो खा लेगा।
शाकाहारी के साथ ये नहीं है लिबर्टी। ये बहुत अकूट ब्राह्मणिकल आइडिया है शाकाहार जो है, कि नहीं हम तो ये ही खाएंगे, ये बनेगा तो नहीं खाएंगे, इस बर्तन में ये पका था इसलिए इस बर्तन में पका हुआ नहीं खाएंगे, इस रसोई में ये चीजें पकी थी इसलिए इस रसोई में पका नहीं खाएंगे। हम इस जाति के लोगों ने इस ये वहीं से आया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बाबा। अगला सेंटेंस बोले, अभी बोले, है ना। कि हम जिस जाति के लोग इसे खाते हैं हम उसे नहीं खाएंगे। जिस प्रवृत्ति के लोग, जिस तरह के लोग, और हमने क्या किया ये इसलिए क्योंकि जमीनें हमारे कब्जे में थी। जो शाकाहार के पैरोकार हैं उन्हीं के पास जमीनें थी, उन्हीं के पास बाग थे और उनके पास संचित द्रव्य था। तो दूसरा आदमी अगर पेट भर रहा है सुअर खा के, उसको पाल के, उनकी घरहाटों का शिकार करता है, वो कीचड़ में लोटपोट होकर के, और उसको भून के खाता है, तो हम उसको कैसे मान ले कि तू भी हमारे बराबर है और तू भी तो भरपेट खा करके सोता है। तो हम उसको हीनता की हिंसा से मारते हैं। जैसे वो बिहार में एक जाति है, तू कितना निम्न है, तू कितनी दोयम दर्जे की और कितनी कुत्सित जीवन तेरा है कि तू जो है हिंसा करके खाता है। उसके खाने को, उसके पोषण को, उसकी प्राकृतिक उत्तरदायित्व को सम्मान देने के बजाय हम उसे हीनता की ग्रंथि से देखते हैं। ये कितनी हिंसक प्रवृत्ति है जो आहार को शाकाहार और मांसाहार में बांटती है। मैं ये कहता हूं इससे बड़ी हिंसा कुछ नहीं हो सकती, और शाकाहारियों से बड़े हिंसक धरती पे कोई नहीं है। आप उन जातियों को, उन धर्मों को याद कीजिए जो शाकाहार की पैरोकारी करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाई है। और वो हिंसा जरूरी नहीं कि प्रत्यक्षतः हो सकता है आपके जनेऊ में कभी खून का छींटा नहीं लगा हो, लेकिन आपकी प्रवृत्तियों ने, आपकी धारणाओं ने, आपके विचारों ने बहुमत को खाया है। और मैं उस हिंसा की व्यापकता को देखता हूं तो मेरा सर शाकाहारियों की तरफ देखते हुए शर्म से झुक जाता है कि ये कैसे लोग हैं, ये हठ धर्मिता कब तक और क्यों? आप प्रकृति के मूल स्वभाव और उत्तरजीवित्व के बहुत मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करके उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्लास और कास्ट के एक डिवाइड को जिंदा रखना चाहते हैं और कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। और आप ऐसे आज इसलिए हैं क्योंकि आपके पूर्वज ये अफोर्ड कर पाते थे। बिल्कुल। जैसे मैं कह रहा था, बिहार में वो जाति है एक मुसहर जाति। अब सोचिए, हमें सोचता हूँ कि कौन सी परिस्थितियां होंगी जब कुछ लोगों ने चूहा मार करके खाना शुरू किया होगा और वहीं से उस जाति की पहचान बन गई। बाय द वे, एक बहुत विचित्र सी घटना है कि जिस दलित या जिस बैकवर्ड के घर में आप कभी खाते नहीं हैं, आपके खेतों का अनाज बोना, ताकना, काटना, कतरना, बोरों में भर के या पिसवा के, कुटवा करके आपके घर तक पहुंचाना, ये काम वही जातियां करती हैं। और वो जातियां जब ये करके आपके घर राशन पहुंचा देती हैं, आपके लिए कितना सुलभ है ना कि कनस्तर खोला, उसमें कटोरा डाला, कटोरे में चावल भरे और धो के उनको 3 पानी वो अदहन की बटुली में उसको पलटा, और उसके बाद में 15 मिनट में भात पक के तैयार, उसके ऊपर देसी घी, गुड़ या बूरा या शक्कर डाली और अपना दही लड्डू बना बना के खेचम खेच आप टाइट हो गए। ये लोगों की हंसी उड़ाते हुए कि वो साले क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितने बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो रोज आहार के लिए 4-4 फीट के गड्ढे खेतों में फावड़े से खोदता है, सिर्फ इसलिए कि उसे 1 या 2 चूहे मिल जाए, और उन चूहों को मार के, काट के, भून के सिल पे उनकी चटनी बनाता है मिर्चा और नमक के साथ में, ताकि वो 8 लोगों का, 9 लोगों का परिवार चटनी और रोटी या चटनी और भात खा सके। इतना मूस नहीं मिलता है मुसहर को कि वो अघा के मूस खाएगा। और वो चूहे भी निकालने के आदेश आप ही ने दिए, क्योंकि वो चूहे आपके हिस्से के धान खा रहे थे हाँ खेतों में। तो ये बहुत ही हिंसक विचार है जो शाकाहार का प्रतिपादन करता है, उसकी पैरवी करता है, जो उसकी अनिवार्यता को इंसिस्ट करता है। हाँ, लेकिन अभी 6 तरह के शाकाहारी हैं, मैं लिस्ट बना रहा था। एक तो है शुद्ध शाकाहारी और जो दूसरों पर भी थोपना चाहते हैं, और वो पर एक दूसरे वाले हैं जो है अंडा खाता हूँ, अंडा जीवी, चिकन नहीं खाता, तीसरे तीसरे की अंडे वाला केक खा लेता हूँ, ऑमलेट नहीं खाता, और फिर आते हैं कि तरी तरी खा लेता हूँ भाई, पीस नहीं खा पाता। फिर कि बाहर भाभी जी मेरे लिए 2 आलू डाल दीजिएगा। बोले कि एक ये भी है कि बाहर खा लेता हूँ यार, घर पे नहीं बनता। हाँ। और एक और है कि जब पीता हूँ तब खा लेता हूँ, नहीं पीता। एक वो भी है कि मंगल और बृहस्पतिवार को नहीं। हाँ, वो तो और भी। हाँ, बाकी दिन खाता हूँ। नवरात्र में वो ऐसे कुछ अपने मित्र हैं कि जो मतलब
जो ऐसे सड़क से चलते थे तो ऐसे मुर्गे फड़फड़ा के उड़ जाते थे खौफ से। नवरात्र के दिनों में मुर्गे वो बड़े सुकून से रहते हैं क्योंकि नवरात्र में वो खाते नहीं। अब व्यावहारिक धरातल पे अगर हम आए तो ये देखते हैं कि मांसाहार या शाकाहार से कोई थ्रेट नहीं है किसी को, मांसाहार से थोड़ा सा थ्रेट भी है दुनिया को। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो, हालांकि भारत में उस तरह से गायों का उपयोग नहीं होता जैसे कि अमेरिका में होता है। वो गायों को इसलिए, गायों नहीं मतलब कैटल जिसको बोलते हैं, गाय बैल इस तरह को, उसको इसलिए भी बड़ा करते हैं कि वो वहां पर बीफ बहुत खाया जाता है बहुत सारे पश्चिमी देशों में, और दुनिया भर में बीफ बहुत लोकप्रिय है। उसके बारे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सभी जूझ रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि कार्बन एमिशंस कम हो, मीथेन का एमिशन कम हो, और एक बड़े पशु को जितना आहार उसको बड़ा होने में लगता है उसके बाद उसमें बहुत सारी ऊर्जा एक तरह से जाती है। तो इस लिहाज से कि आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों, बहुत सारे लोग अब मांसाहार को छोड़कर शाकाहारी बन रहे हैं। भारत में इस तरह से उस तरह के मांसाहारी हैं नहीं। भारत में मिक्स तरह के मांसाहारी हैं। मांसाहारी जो हैं वो सब तरह की चीजें खाते हैं और मांसाहार भी अगर उनको मिलता है तो करते हैं। जो पश्चिमी देशों की जो चिंता है, यहाँ की उतनी बड़ी चिंता नहीं है, पर मांसाहार आपके लिए भी अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक बैलेंस अगर बना रहे तो ठीक है। पर अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसको घृणा की दृष्टि से या उसको बुरे कैरेक्टर का व्यक्ति या उसको हिंसक मानकर ना चले। वो आहार है, उसका प्रेफरेंस है, चॉइस है। इस देश में सबको अपना निर्णय करने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अपने बच्चे उनके जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो बाहर जाकर खाते हैं, फिर घर में नहीं बताते, फिर एक दिन रेवलेशन होता है और बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं माता पिता। उन माता पिताओं से एक का केस भी मेरे सामने आया था हाल में। तो उन माता पिताओं से आग्रह यह है कि बहुत अच्छा है आप उसका सम्मान करें कि उसने आपको ठेस नहीं पहुंचाई, पर अगर उसने खा ही लिया तो कोई जुर्म नहीं किया है। हाँ भाई, इसमें जो कुंठा का स्तर आप देखिए, आप इस कुंठा को समझिए जो शाकाहारियों में होती है। अभी शाकाहारी मुझे भरपेट गाली दे रहे होंगे, और दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुंठा का स्तर देखिए कि आज तक आपने कहीं पे कीमा खीर सुना है या आपने कहीं कीमा बर्फी सुना है, लेकिन आप क्या सुनते हैं? सोया चॉप। हाँ, सोया चॉप में तो होता है कि बिल्कुल ये आप क्या सुनते हैं? वेज बिरयानी है ना। आप क्या सुनते हैं? नवरत्न कोरमा। अरे ऐसा कौन सा डेस्परेशन है भाई? है मंदिर में जाके देखो, मंदिर में जाके, है ना। चोरी के पीछे क्या है कि धुन पे ईश्वर को याद करने वाली जो हीनता है ना, ये वैसी प्रवृत्ति है जो वेज बिरयानी बना देती है अचानक से। हालात ऐसे हैं कि एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि सोया चप खाने का ऑफर किया उन्होंने कि आप खाओ, यहाँ का बहुत जबरदस्त है, और आप अफगानी चिकन खाते हो बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा अफगानी में, तंदूरी चिकन खाते हो तो बिल्कुल तंदूरी चिकन, जो भी चिकन का टेस्ट चाहिए आपको मिल जाएगा। तो मुझे ये था कि आप अगर जीवन भर शाकाहारी रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चला कि ये बिल्कुल अफगानी चिकन जैसा लगता है ना। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। और हिंदुस्तान के संदर्भ में जब शाकाहार और मांसाहार, अभी तक मैं बहुत ही वैश्विक दृष्टि से बात कर रहा था, शाकाहार मांसाहार पे वो एक वैश्विक बहस सिथिया और हवाना से लेकर के और फिर आपके ये साइबेरिया तक किस तरह की परिस्थितियों में मनुष्य स्वयं को जीवित रखता है और उसको कब क्यों कैसे खाना पड़ता है, या आपके यहाँ लद्दाख में भी लोग किस तरह से मीट को, मांस को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि अनाज हो नहीं सकता और सब्जियां बहुत होती नहीं है, 8-9 महीने तक कुछ खाने को होता नहीं है। तो कैसे वो आश्रित होता है, कैसे वो आधारित होता है, क्यों याक के चीज को पानी में उबाल के 4-5 महीने की शीत काटी जाती है लद्दाख में, जब सूरज दिखता ही नहीं है, सिवाय बर्फ के कुछ होता ही नहीं है। आदमी को पेशाब करने के लिए भी पानी पी के अपने आप को आत्मबल बढ़ाना पड़ता है कि हाँ अब पेशाब करने चल सकते हैं, थोड़ी गर्माहट है। तो उस तरह की परिस्थितियों में आपको उत्तर जीवित तो देखना चाहिए ना। रही बात इसकी कि मास लेवल पे बूचरिंग हो रही है, देखिए कैसे एक बार में 500 बकरे या 500 जीव जो है वो काट दिए जाते हैं, और ये मार्केट का बनाया हुआ है। भाई साहब, मार्केट का बनाया हुआ यूरिया भी है। आप सबको गेहूं चावल के नाम पे जहर खिला रहे हैं। जो चीजें लोगों को नहीं खानी चाहिए थी और उनके आहार तंत्र में कहीं नहीं थी, उन चीजों को आपने सबसे पॉपुलर ग्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये देखिए ना कि किस तरह से आपने हिंसा, केवल जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो मांस के लिए है उसमें ही नहीं हो रही है, हिंसा यहां भी हो रही है कि आप कैसे शाकाहार के पूरे सर्किल को, साइकिल को
आप शुद्ध नहीं रहने दे रहे हैं, किसी बीज में कोई पोटेंशियल नहीं बचा है। अगर हिंसा की बात करनी है तो इसके बारे में सोचिए कि जो जनन का मूल सिद्धांत है, आपने बीजों से वही छीन लिया है। आपका गेहूं आप दूसरा गेहूं की फसल पैदा करने के लिए रख नहीं सकते, आपका धान खेत में दोबारा पैदा करने के लिए बोया नहीं जा सकता, आपके पास टमाटर, बैगन, मिर्चा के बीज नहीं है आज, जो कि लगातार निरंतरता के साथ में आपको नई नई फसलें हर साल देते रहे। आप ऐसे बीज लाते हैं जिससे एक पौधे से 300 से 350 टमाटर मिले और बस वहीं पे शाखा खत्म, वहीं पे सारा मामला खत्म। तो ये हिंसा का जो आद्योपांत कथा है ये बहुत लंबी है। भारत में आयुर्वेद और यूनानी दोनों का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन दोनों के साम्य को बताने के लिए, और वो इसलिए समझना चाहिए अवध की या यूपी की ये जो तथाकथित महान शुद्धतावादी बीमारी है वेज और नॉन वेज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की, ये बाकी राज्यों में नहीं है। बाकी राज्यों में राजस्थान आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं सर, उसी पे आ रहे हैं। बाकी राज्यों में ये बहुत ही लेटर मिडिवल, मध्यकालीन मिडिवल पीरियड का अपभ्रंश है, उस वक्त का संक्रमण है, और उसके पीछे छोटे छोटे आंदोलन, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे वो आर्य समाज के हों, चाहे वो वैष्णव पंथियों के हों, सनातन पंथियों के हों, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन माजुली के टापू से लेकर के और कलकत्ता की कोठरियों तक कैसे मछली तक को गायब कर देता है थाली से, और बिना लहसुन प्याज वाली दाल को अवश्यम भावी द्रव्य बना देता है भोजन का। इसकी बहुत आद्योपांत कथाएं हैं। अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद ने और यूनानी ने, इन दोनों ही तरह की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों ने मांसाहार और शाकाहार के साम्य पे जोर दिया है, क्योंकि वो पोषण की प्राथमिकता के आधार पर चलते हैं। वो आपको समझाते हैं कि 2 दिन खाओ, 7 दिन ना खाओ, या इतना खाओ या इतना ना खाओ, इतना घी ना डालो, इतने घी में ही पकाओ, या इतने ही तेल में पकाओ। आयुर्वेद के ठेकेदार वैसे कुछ और कहते हैं, वो तो बिल्कुल वर्जित कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। हाँ, वो उनकी अपनी प्रतिस्थापना है, और उन्हीं जैसे लोगों के लिए डी.एन. झा किताब लिखते रहे। अभी वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनकी किताब रह गई है। डी.एन. झा का रहना महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी किताब का रहना महत्वपूर्ण है, ताकि वो बहस बनी रहे कि एक ही चश्मे और एक ही संकुल से निकली हुई कथाओं को दोहराते रहने से केवल वो सत्य नहीं बनी रहती हैं। पीछे पलट के कभी कभी क्रॉस चेक करना चाहिए, कभी कभी 100% शुद्ध ढाबा जो है ना, वो लिखने पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए मजबूर है कि मैं वहां पे खा लूंगा, पर एक जो शाकाहारी आदमी है वो वहां नहीं खाएगा, जहां पे उसको हिंट भी हो कि यहाँ कभी भी नॉनवेज बना था। तो ये इस तरह की जो फंडामेंटलिज्म है ना, कि मुझे ऐसे ही उठना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही सब कुछ चलना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी। मेरे घर पे मैं दावत करता हूँ, 40 लोग, 45 लोग, 50 लोगों का भोजन पकता है, लेकिन मुझे 3 या 4 लोगों के लिए पूरा खाना अलग से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो शाकाहारी होते हैं। एक देग में एक भाव से पके हुए द्रव्य को आप क्यों नहीं रसास्वादित कर सकते हैं? आप नहीं, अभी नहीं, अब यहाँ पे फिर ये है और उनके साथ दिक्कत क्या होती है? उनके साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि जो 2 बाउल में उनके लिए मैं कुछ दाल पका करके या पनीर पका के रखे होता हूँ, बहुत लिमिटेड एडिशन हो जाता है मामला, या भुजिया, कुछ मांसाहारी लोग उस पर भी हमला कर देते हैं, है ना? तो अब मैंने क्या किया है कि शाकाहारियों की हिंसा का स्तर देखिए कि मेरे घर पे दावत होती तो मैं पहले होलकारा लगाता हूँ कि जो शाकाहारी हैं आगे आ जाएं। पहले तुम लोग नहीं, बचेगा नहीं केवल तरी से रोटी खानी पड़ेगी फिर आखिर में। देखिए, उसमें ये है कि कोई भी आहार लेता हो उसमें समस्या नहीं है। समस्या तब है जब वो चाहता है कि सामने वाला भी मेरी तरह हो जाए, या वो सामने वालों से नफरत करता है। तो अगर कोई व्यक्ति, मतलब हम चूंकि बात कर रहे हैं तो ऐसा न लगे कि शाकाहारियों पे, तो अगर कोई व्यक्ति शाकाहार करता है, आप दोनों मैं एकदम आज हमलावर रहूंगा, आप रहिए, और उसमें ये कि उसके मन में मांसाहारियों के लिए कोई नफरत नहीं है। वो अगल बगल सामने एक प्लेट में भी अगर बैठ के खा लेता है, तो उसको जैसे ये हमारे धर्मशाह धर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि ये शाकाहारी हैं, पर दिल्ली विश्वविद्यालय जब ये पढ़ने आए और जब लोगों को, इनके सहपाठियों को मालूम हुआ कि ये शाकाहारी हैं, तो इनका उपहास उड़ाया गया। उस उपहास पे क्या कहेंगे? हाँ, वो उपहास वही प्रवृत्ति का रिपल्शन है कि अब आप सब दिन किसी अफगानी की हंसी उड़ाएंगे कि ये तो मीट खाता है, ये तो मीट खाता है, ये तो मीट खाता है। तो भाई साहब, कभी आप काबुल भी तो जाएंगे,
ना, फिर लोग आपके यहाँ से उड़ाएंगे कि ये तो दाल खाता है, ये तो दाल खाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आहार को, वो केवल शाकाहारियों के लिए नहीं है, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, आहार और आहार के चयन को हमेशा सम्मान देना चाहिए। मेरे घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और 4 में से 2 लोग मांस नहीं खाते हैं और 2 लोग मांस खाते हैं, तो हम चारों को एक दूसरे की चॉइसेस का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं तुम हो यही खाई हो। हाँ वही। हाँ, अच्छा, हेल्थ हाँ, और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और बात करते हैं। जैसे मतलब एक शेर है कि विटामिन की जो कमी हो गई, छोड़ दिया पंडिताना हमने। तो डॉक्टर कहता है तो लोग मछली के तेल वाली दवाइयां खा लेते हैं। किसी को टीबी हो गया कि खा लो, तो धीरे धीरे तुम एग शुरू कर दो, तो लोग एग भी शुरू कर देते हैं। अब इसमें दूसरा भी एक कंसर्न आया है, खासतौर से कोरोना वायरस आने के बाद। आप बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी है कि चीन में जो बहुत नाना प्रकार का मांसाहार फैला, जिसमें वो लोग कुछ भी खा लेते थे और पकाने पर भी बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे, ऐसा एक बात लोगों के मानस में बैठी है। उसकी वजह से जो है बीमारियां आई और बीमारियां आएंगी और भी, अगर हम ये करते रहे। इसको कैसे देखें? बाबा ने पिछली बार या पिछली बार एक बार चर्चा की थी, रुजुता दिवेकर नाम की एक वो है जो लोगों को डाइट देती है, बहुत अच्छा है। बाबा उनके बहुत बड़े प्रशंसक है, मैं उतना बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, पर उसमें यह है कि आपको क्या खाना, गीता का वो लाइन है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु, युक्त होना चाहिए। हर क्षेत्र के, हर जीवन शैली के लिए युक्त एक आहार है। जैसे राजस्थान का आहार जो है वो शाकाहार नहीं है, है ना, वो डेजर्ट है। वहां पे अब जो है लोगों ने एक तरह से आंदोलन खड़ा कर दिया शाकाहार का। पर आपका आहार युक्त होना चाहिए। युक्त का अर्थ यही है कि जो उपयुक्त हो, आपको जैसा उपलब्ध भी हो और जो आसानी से उपलब्ध हो, और आपके युक्त, आपको जिस चीज की कमी है उस चीज को पूरा करती है। आपको एक बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है कि आप प्रोटीन भी लें। बहुत सारे प्रोटीन जो है वो नहीं पाए जाते हैं शाकाहार में, वो बाबा आपको बहुत बेहतर बताएंगे। ये इस पे मुझे बहुत बार बता चुके हैं कि क्यों फला चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये युक्त आहार एक ही सिद्धांत है जिसको मानना चाहिए। शाकाहार, मांसाहार और कोई भी आहार हो, युक्त होना चाहिए। बिल्कुल। और जो आपकी थाली है ना, वो आपने अचानक से नहीं बनाई है, वो आपके आसपास किस तरह के आहार के विकल्प उपलब्ध हैं उसके आधार पर बनी है। तो जहां पे आप ये पाएंगे कि मौसम की स्थितियां बहुत ही चरम पर होती हैं, जो कठिन जीवन वाली जगह हैं, वहां पे जो पोषण का पूरा आपका फूड साइकिल है, आपकी जो थाली है, वो प्रोटीन डोमिनेटिंग है। क्योंकि शिकार और उसके मतलब केवल पादपों पे आधारित आप नहीं रह सकते हैं, केवल सब्जी और अनाज पे, क्योंकि उनकी उपलब्धता बहुत कम है। तो आपको जीवित रहने के अन्य तरीके खोजने पड़ते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स चीज जो डाइजेस्ट करने के लिए होती है और सबसे लंबी रुकती है आपकी देह में, वो है प्रोटीन। तो उन जगहों के जो फूड साइकिल होते हैं वो प्रोटीन आधारित होते हैं। लेकिन जहां पे अच्छी तराई है, अच्छी घाटियां हैं, पानी है, अच्छा जलवायु है, अलग अलग मौसम है, वहां पे आप पाएंगे कि जो फूड साइकिल है उसकी डिपेंडेंसी कार्ब्स पे ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको मूल रूप से आपके फूड ग्रेन्स से मिल रहा होता है, अनाज से मिल रहा होता है। तो ये कार्ब और प्रोटीन की लड़ाई जो है, इस लड़ाई को भी जब लोग वैज्ञानिक तरीके से मांसाहार और शाकाहार की तरफ देखते हैं तो इस बहस में जाते हैं। लेकिन भाई साहब, इस बहस की जो सबसे बड़ी चीज है बुनियादी, वो ये है कि इन दोनों में से किसी एक को बाईपास करके आप जिंदा नहीं रह सकते। आप ये सोचें कि केवल कार्ब से आप जिंदा रह जाएंगे या केवल प्रोटीन से जिंदा रह जाएंगे, तो ये धारणा बहुत अच्छी धारणा नहीं है। क्योंकि प्रोटीन से आप तोड़ के कार्ब बनाते रहेंगे, शुगर पाते रहेंगे। अब मैं विज्ञान समझाने लग गया, बीमारी है विज्ञान पढ़ने की, यही सब संकट होते हैं। लेकिन प्रोटीन को आप फाइनली कार्ब्स में तोड़ते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी, आप इस तरह के इक्वेशन पे चल रहे होते हैं। तो प्रोटीन भी अंततः आपको वही ऊर्जा दे रहा होता है। बबूल की लकड़ी जलाओ, नीम की या आम की, आंच आखिर में आती है, ऊर्जा आखिर में आती है और आदमी उससे चलता है। हम लोग जो है ना मैदानी, उन लोगों को क्योंकि कार्ब की उपलब्धता अच्छी रही है, इसलिए हम बड़े कार्ब वाले हैं। इसलिए ये गंगा पट्टी है ना, इसमें सबसे ज्यादा शाकाहार की बीमारी इसीलिए है क्योंकि हम गंगा पट्टी वाले, हमारे पास अनाज पेल के था, अच्छे से था, है ना, और पंजाब भी इसी में चौड़ा होकर घूमता रहता है।
कश्मीरी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। राजस्थानी खूब मांसाहारी रहे और उनको रहना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वहां पे धार्मिक आंदोलन तेज हुए और जैसे जैसे मध्यकाल में आप देखेंगे कि राजस्थान में एक नए किस्म का वाणिज्यिक और संपदा की दृष्टि से उन्नयन होता है, वैसे वैसे उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी और वैसे वैसे वो शाकाहार की तरफ और बढ़ते गए। पैसा आता है तो भगवान भी बहुत जोर से आता है ना। गर्व तो आता ही है, लेकिन भगवान भी बहुत जोर से आ जाता है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे मारवाड़ी और गुजराती बिजनेस कमेटी के ऊपर, जब हम लोग उसकी चर्चा लेके आएंगे। भगवान की सिर्फ पूजा नहीं करते, वो भगवान को जिंदा रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान। हाँ, तो लेकिन इस पूरे के पूरे साइकिल में जो प्रोटीन और कार्ब का सामंजस्य है वो बहुत जरूरी है। दलहन नहीं होता था और दलहन ही प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स रहा है, तो इतना दलहन नहीं था। अरहर की दाल, चने की दाल, ये आपकी सोयाबीन, ये सारी चीजों का संकट रहा है बहुत हाल फिलहाल तक। अब ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लग गई है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी से निपटने के लिए केवल मांसाहारी होकर के काम चल नहीं सकता है। आपको अगर आप हिंदुस्तान पूरी आबादी मांसाहारी होती तो ये साइकिल चलता नहीं। तो शाकाहारी होना हमारा एक कंपल्शन भी था, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी था, और हमने बहुत अच्छा किया कि हमने शाकाहारी चीजों के ऊपर भी अच्छे से प्रयोग किया। और अगर गोश्त 70 तरीके से बनता है तो वेज चीजें 700 तरीके से बन जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ। रही बात इसकी कि चीनी लोग ऐसी चीजें क्यों खाते हैं, या जापानी लोग ऐसी चीजें क्यों खाते हैं, या अमेरिकी लोग ऐसी चीजें क्यों खाते हैं, यूरोपियंस ऐसी क्यों खाते हैं और हम ऐसी चीजें क्यों खाते हैं। तो ये सवाल उसी तरह से है कि यार फ्रेंच सुनो तो सोई साइंस सुनाई देता है ना, शाओ फाओ सुनाई देता है जब चाइनीज सुनो। आप हमेशा ये याद रखिए कि जब चाइनीज हिंदी सुनता है ना, तो वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचता है। जब फ्रेंच हिंदी सुनता है तो हमारे बारे में कि क्या भाषा है, कैसे कैसे बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसका मतलब ये होता है, ये लोग इसको ये कहते हैं, है ना। जैसे मेरा नाम पावनी है, पावनी अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता थे, भाषा विज्ञान के जनक। आप इटली मत जाइएगा। लेकिन इटली में तो हम हॉट डॉग सैंडविच है। मेरे बीबीसी के दिनों में केवल मुझे पानी की फोटो ही भेजते रहते थे, पानी सैंडविचेस, है ना, 2 पाउंड। तो इस तरह से सैंडविच से याद आया, पंजाब के लोग जब गोवा में बीच पे बैठे होते हैं ना, तो बालू पे, तो लोग कहते हैं देखो सैंडविच बैठा है। पहले तो समंदरी चिके आता, फिर सैंडविच आके बैठ गया। अरे यार, ओहो, थोड़ा टाइम लगेगा वापस। एकदम जोन ही अलग चला गया। फूड की प्लेट किसी को देख के नहीं बनती, फूड की प्लेट आपकी सराउंडिंग से बनती है। और आप जिन चीजों को देख करके, जिन चीजों को खा करके आपने एक तरह का टेस्ट डेवलप किया और एक तरह की हैबिट डेवलप की, वो आपके फूड साइकिल में है। तो हमारे यहाँ भी लोग कछुआ भी खाते हैं, बगुला भी खाते हैं, कबूतर भी खाते हैं, लाल वाला चीता जिसे माटा कहते हैं हम लोगों के यहाँ अवध में, वो माटा भी खाते हैं। घोंगा खाया जाता है, आपका ऑक्टोपस खाया जाता है, मछलियां तरह तरह की खाई जाती हैं। कई तरह के समुद्री एल्गीज होते हैं, उनको भी लोग खुरच के उनकी भी चटनियां खाते हैं। मछली के अंडे खाए जाते हैं, कई और जीवों के अंडे भी खाए जाते हैं। मेढक के अचार बनते हैं, जो कि हम लोगों के लिए सबसे कौतूहल की चीज थी बचपन में। अच्छा, कि कलकत्ते में काला जादू और मेढक का अचार होता है। मछली को जल का फल माना जाता है। हाँ, और उसको कई सारे शाकाहारी लोग अपनी शुद्धता को बचाए रखने के लिए और शाकाहार के परिमार्जन को सुनिश्चित करने के लिए जल तरोई भी कहते हैं। ये मेरा उद्देश्य, मेरा सबसे आग्रह यह है कि अगर आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और लौकी सही करना चाहते हैं, तो वो लौकी सेलिब्रेशन होना चाहिए। वो उसके बारे में ज्यादा लोगों को बताइए मत, उसको लौकी ही रखिए। चिकन वाला हो तो फिर गाजे बाजे के साथ। लेकिन ये अंडा शाकाहार, सलमान खान ने किसी फिल्म में गाया था चिकन कुकड़ू। पहले आलू तब खाऊंगा, आलू फिर खाऊंगा। लेकिन ये जो लोग है ना, और इस वक्त कई लोग हमको गरिया रहे होंगे कि आलू की भुजिया से बढ़िया कोई चीज नहीं है, उनको मैं बता दूं कि 60-70 साल पहले आलू था नहीं हिंदुस्तान में, है ना। जो लोग कह रहे हैं कि मैदे की गुजिया से अच्छा कुछ नहीं है, मैं उनको बता दूं कि गेहूं का है ना, ये समोसा पेल के खाते हो उसमें आलू मटर और काजू भर के, ये दरअसल तुर्की से, टर्की नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर मांसाहार सुनाई देगा, तो तुर्की से आया वो। अच्छा, बाय द वे,
टर्की जो पक्षी है, जलेबी भी वहां से आया। टर्की जो पक्षी है उसको पता टर्की में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी। टर्की वाले टर्की को टर्की नहीं बोलते, हिंदी बोलते। क्योंकि टर्की में इंडिया से गया है, बाप रे। तो वो उसको हिंदी बोलते हैं, और बाहर पश्चिम में वो टर्की से गया तो वो लोग उसको टर्की बोलते हैं। टर्की को टर्की कैसे बोले? अच्छा, एक आहार के आधार पे एक प्रजाति है जिसका शाकाहार वाले भी जिसको तिरछी नजर से देखते हैं और मांसाहार वाले भी उपहास उड़ाते हैं, एगिटेरियन। ये जो सिर्फ अंडा खाने वाले लोग हैं, ये कई बार इनमें से कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अंडा तो शाकाहार ही मानिए आप उसको। ये विवाद का विषय है। हाँ, अंडा तो ऐसे आप साग में ना अंडे खा जाते हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं, बहुत तरह के अंडे होते हैं, अंडे सिर्फ मुर्गियों के नहीं होते। तो बहुत सारे आपके फलों में, सब्जियों में भी अंडे पड़े होते हैं, बहुत माइक्रो साइज के, वो आप खा ही लेते हैं। दूसरी बात, हाँ ये बात सच है कि जो हिंसा के आपको आधार मानकर बताते हैं, तो उसमें एक तो जीव कॉन्साइंस तो होना, कॉन्सियंट जीव तो होना चाहिए ना, सेंसियंट होना चाहिए उसको, तो वो अंडा तो होता नहीं है। अंडे में तो, अंडे को तो हाँ, पपीते के अंडे फेंक देते हैं, मुर्गी के अंडे रख लेते हैं। एक चीज आखिर में मैं कहना चाहूंगा तमाम शाकाहारी और मांसाहारी साथियों से, कि जो भारतीय धर्म परंपरा का एक पुराना प्राचीन रूप है, उसमें काली भी है और उसमें लक्ष्मी भी है। तो ऑप्शन दोनों तरह का है, इसलिए कभी भी किसी एक को हे या घृणा की दृष्टि से ना देखें, दोनों का सम्मान करें। क्योंकि एक देवता आपके पक्ष में कितना भी मजबूती से खड़ा हो, अगर दूसरा नाराज हो गया तो भाई साहब उसका दिन आएगा, वो पटक के मारेगा, है ना। इसलिए सब दिन साधे चलिए। कभी मिर्जापुर में बलि होती थी, अभी भी कई सारे मंदिरों में होती है। कामाख्या देवी के बारे में हम लोग सुनते रहे हैं, कई सारे ग्राम देवता बलि ही खाते हैं, उनको बलि ही चौथी है। लौकी की भी पड़ जाती है, गन्ने की भी बलि पड़ जाती है, पर बलि दी जाती है। हाँ, सकट पे मैंने बताया कि काले तिल की का बकरा बना करके और मे का उच्चारण करके अप्रैल के बाद में और जून से पहले में, ये कहते हुए हम लोग चांदी के सिक्के से या दूब घास से बकरे की गर्दन काटते हैं। तो ये तो परंपरा चली आ रही है। एक भोजन मंत्र है, उसको समझ लीजिए, तो ये पूरी बहस जो आज शाकाहार और मांसाहार की है उसका निस्तारण हो जाएगा। उसके बाद भोजन मंत्र है, हाँ, उसके बाद फिर खाने पे लग जाइए, है ना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो हम एक साथ रहें, एक साथ खाएं, एक साथ पोषण पाएं और जीवन के लक्ष्य को या अंतिम दिशा की तरफ आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें, और किसी से कोई विद्वेष ना हो, किसी के प्रति कोई बुरा विचार ना आए, क्योंकि विचारों का आना भी एक तरह का आहार है। ताओ ने उसको समझाया है, सभी इंद्रियों से हम आहार पाते हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप विचारों से भी ये कुंठा, ईर्ष्या, घृणा, इस तरह की चीजें ना आने दें। ये भोजन मंत्र है, संस्कृत की कही हुई बात है, तो इसको तो मानेंगे ना आप लोग। ये मैं नहीं कह रहा है, वेद कह रहे हैं। जहां ये संस्कृत में पढ़ाया गया वहां हिंदी में कुछ और कहा गया उसके बाद, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, सावन में बहुत लोग, सावन के महीने में जो शिव की आराधना की जाती है, शिव के को ठंडा करने के लिए जल चढ़ाया जाता है उनके सिर पर, गंगा जल। सावन में वो लोग नहीं खाते थे, मांसाहार नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, कि सावन जिस दिन से शुरू हुआ उसके अंत तक वो मांसाहार नहीं करते, अंडा भी नहीं खाते, और जिस दिन खत्म होता है उस दिन ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि सब बैलेंस कर लेना है। शेर जो है मसाई मारा में टूट पड़ता है, तो उसको समझ सकते थे कि चलो वह स्वयं निर्धारित है कि मैं नहीं खाऊंगा। मुझे लगता है कि दुकानें बंद कर दी जाने लगी, सेनाएं बन गई जिन्होंने कहा दुकान बंद, मतलब मैं नहीं खाऊंगा और कोई भी नहीं खाएगा, है ना। उसके बाद से क्या हुआ, हाँ, वो दुकानें, अब क्या होता है कि किसी किसी मोहल्ले में दुकानें नहीं अलाउ करते। अब धीरे धीरे हम उस जगह पर पहुंच गए हैं कि ये होगा कि आज एक हमारे यहाँ ड्राई डे होता है मीट के लिहाज से, अक्टूबर 2 उस दिन होता है कि चूंकि बापू मांसाहार नहीं करते थे, तो आप में से कोई भी मांसाहार नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से हमने सरकारों को मजबूत किया है, आप देख लेना कि इसके लिए भी L1 टाइप की लाइसेंस होगी, और फिर धीरे धीरे ये निर्धारित होगा कि हर तीसरे शनिवार को दुकान खुलेगी, और जो खाएंगे उनको आधार नंबर देना पड़ेगा। हाँ, बायोमेट्रिक हो जाएगा, जैसे हाँ हो गया ना, क्योंकि
जो यूपी के लोग जिनका आहार फोन पे किसी और तरह का है, उसकी सूचना अगर पुलिस को जा रही है तो आहार तो फिर, और उनको बाद में कोई केस होता है हिंसा का तो उसको पकड़ेंगे, ऐसा मतलब ऐसा रूमर है, और रूमर ही है वो, सत्य उसमें नहीं भी है। पर चूंकि डिस्टोपिया को हम इमेजिन ही कर रहे हैं, हम ऐसे समय का अनुमान लगा रहे हैं जहां पे कि आधार नंबर पे डिसाइड होगा कि आज ये घटना हुई है, उस दिन तामसिक वृत्ति के ये 5 लोग थे जिन्होंने कि यहाँ से 1.5 किलो ये खरीदा था, और उसके बाद तो फिर देख लो। तो हम जिस तरह से सरकारी नियंत्रण अपने हर क्षेत्र में दे रहे हैं, आहार में भी दे ही दिया है, क्योंकि कोई भी, बाय द वे, कोई एसपी या डीएम इसका विरोध नहीं करते कि कुछ विजिलेंटे एलिमेंट्स ने दुकानें बंद करवा देते हैं, 1 महीने तक दुकान नहीं चलने देंगे। बिल्कुल ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि जो तर्क हैं शाकाहारियों के, मांसाहारियों के लिए, और मांसाहारी भी उसको अपनाते हैं, उन तर्कों के पीछे के कुछ जस्टिफाइबल लॉजिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप लौकी सातों दिन नहीं खा सकते हैं तो आप मीट भी सातों दिन क्यों खाना चाहते हैं? हाँ। और इसलिए कुछ ब्रेक होना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो यह है कि आपके इंटेस्टाइनल जो आपकी अलाइनमेंट है वो सही रहे, और दूसरा ये है कि जीव के जनन की प्रक्रिया भी बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि 5 साल की बकरियां आप 3 साल में खा जाएं, क्योंकि अंततः क्या होगा, आखिर में एक भी बकरी नहीं बचेगी। तो ये है चौमासे में, जो कि सावन से शुरू होता है और कार्तिक तक चलता है, मांस के निषेध की बात कही गई है। और उसके पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे कि उसके पीछे का जो एक ज्यादा साइंटिफिक लॉजिक है वो ये है कि ये जो चौमासे का टाइम है ये बहुत ह्यूमिड रेन वाला होता है, और इसमें ब्रीडिंग हो रही होती है, बहुत सारे जीवों की ब्रीडिंग का ये टाइम होता है। फॉरेस्ट और इस तरह जिस समय फ्रिज नहीं था उस समय के लिए वो उपयुक्त भी नहीं था कि आप घर, और वो सस्टेन नहीं करता है। तो आप किसी जीव को मार दें सवेरे तो शाम तक वो ऐसे गमक जाता था कि किसी लायक नहीं रह जाता था। तो खरहा मार के घर की तरफ चले और रास्ते में बारिश हो गई, 4 घंटे पेड़ के नीचे बैठे रहे, फिर कहीं सोचा कि तमाकू माकू मिल जाए, भुकाए गए हैं, 2 पेड़ा है, 2 लड्डू खाए, पानी वानी पीते रहे, कुआं हेरते रहे, बल्कि बाद जब तक शाम तक घर आए महंगा कौनो गद के नहीं रहेगा, है ना। भोरे में 5 बजे से जो है लाठी लिए खेत में बैठे हुए थे, शाम को 5 बजे घर पहुंचे, किसी काम का नहीं बचा। तो इसलिए चौमासे में ब्रीडिंग को ध्यान में रख के आप जंगल में अननेसेसरी शिकार के लिए ना जाए। तो ये सारे कारण भी है जो कि कई लोग हंसते हैं कि यार ठीक है, कारण थे, अब नहीं है ना, तो जंगल नहीं बचे, और जंगल से कोई मांस लेके नहीं आ रहा है। हम और ताऊ, हमारे और ताऊ ने, दोनों लोगों ने आज तक कभी भी किसी जीप पे गोली नहीं चलाई या उसको धनुष बाण से नहीं मारा है। एक अपन इसको समाप्त करें उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ बढ़िया। बकरे का जिक्र आपने किया, मुनव्वर राना की पहचान जो है शायर की रही है, लेकिन उन्होंने ना प्रोज की भी एक किताब लिखी है, जो गुजरी सो गुजरी करके, से 4 छोटी छोटी किताबों में वो आया है। तो उसमें उन्होंने ना उसे एक बकरीद का जिक्र किया। ये वो त्योहार है जो बड़ा लोगों के निशाने पर भी रहा, मांसाहार और कुर्बानी की वजह से। तो उसपे उन्होंने बहुत अलग नजरिए से उसकी जो फनी बातें हैं, फनी किस्से हैं, उनको उन्होंने लिखा है। एक छोटा सा किस्सा उसका मैं सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि बकरीद में शायद आपने ये जादू भी देखा हो कि जो बकरा छोटे मोटे कमरे में नहीं समा सकता था, वही रेफ्रिजरेटर में समा जाता है। नहीं देखा हो तो किसी भी घर में देख सकते हैं। अक्सर खरीदार क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे तरजीह देते हैं। बाद में अहबाब से फखरिया बयानी करते हैं कि 9 बकरे खरीद लिए। हालांकि उन बकरों में से बहुत से बकरे खानदानी मुर्गों के वजन के बराबर भी नहीं। कुछ बकरे तो इतने लागर होते हैं, लागर का मतलब है कृशकाय, बहुत ही कमजोर। कुछ बकरे तो इतने लागर होते हैं कि खरीदार उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाते हैं। ऐसे बकरे भी देखने में आते हैं कि खो जाएं तो उन्हें तलाश करने के लिए दूरबीन खरीदनी पड़े। बकरों की मंडी में शायरों और सहाफियों से भी मुलाकात होती रहती है। एक सुबह की बात है, बाजिक बिहारी से मुलाकात हो गई। शायर हैं बाजिक बिहारी। कहने लगे कि मेरे उस्तादे मोहतरम हजरत कैसर शमीम ने बकरा खरीदने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैंने पूछा, बाजिक साहब आपने बकरे देखे? तो कहने लगे कि नहीं, अभी तक तो बकरे ही मुझे देख रहे हैं। 3-4 दिनों बाद कोई चीज खरीद कर उस्ताद मोहतरम की खिदमत में लेकर के गए तो तमाम हावड़ा वालों ने उस जानवर को पहचानने की कोशिश की, मगर उसकी कोई शिनाख्त ना हो सकी। तो एहसन शफीक ने कैसर शमीम साहब से अर्ज किया कि हजरत अगर इसका कोई नाम समझ में ना आए तो कुबड़ी बुलंदियां रख दीजिएगा। और सबसे ज्यादा दुख हुआ हामी गोरखपुरी साहब को, जो जैतून का तेल पानी में खौला रहे थे। माशाल्लाह।
तो ये तो अच्छा, आदमपाल कथा है, लेकिन कई शायर भी जो है ना अदीबों के इस पूरे सिलसिले में कई शायर भी बकरों के माफी की हैं और अक्सरिया गलगलाते पाए जाते हैं। एक मैं बात कह दूं यहाँ पे, बहुत मिमियाते। मैं मांसाहार के समर्थन में बोला, पर मैं सामूहिक रिचुअल जैसे कि बकरीद में होता है या हमारे यहाँ भी बलि होता है, मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। वो बहुत सही तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। तो एक साथ उनके जो रक्त निकलता है उसको उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी लोगों को जो खाना है वो खाएं, आखिर मर्जी है आपका, पेट है आपका, आखिर क्या मर्जी है आपकी, हक है आपका, पेट है आपका। ठीक बात है। तो यही खत्म करते हैं इस हफ्ते का 3 ताल। कमलेश, ताऊ, पाणिनी बाबा और मैं कुलदीप सरदार, हमें इजाजत दीजिए। हाँ, तो कल सरस्वती पूजा है और मांसाहारी उपास विचारों पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो आपके घर आके ये तहरी वहरी खा सकें, भोग खा सकें। तो मखाने की खीर का भोग सरस्वती को लगाएं और सरस्वती से ये कामना करें कि अगर दिमाग के कुछ दरवाजे बंद हैं और सोच के दायरे सीमित हैं तो उनको वो खोल दें। जैसे पुष्प खिल जाता है, कमल खुल जाता है, उस तरह से खोल दें। हालांकि बहुत मुश्किल है कि कमलासनी होकर के आप अपनी चेतना को खोल सकें, लेकिन प्रकृति यही चाहती है कि आप कमलासनी हो तो आपकी चेतना के द्वार खुले हों और आप ऋग्वेद की इस ऋचा में यकीन रखें कि आन भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना, एंड रिस्पेक्ट एवरीवन्स चॉइसेस एंड एग्जिस्टेंस। तो यही सरस्वती का ज्ञान है। इसलिए कल जब सरस्वती को भोग लगाएं तो इन बातों को जरूर याद करें। और सावन आने वाला है, सावन में ये गाना गाएं, न खाइब सावन में मुर्गी मछरिया, रूठ जई है मोर नाही तो भोले संवरिया। सावन में लग गई आग। radio@aajtak.com पर आप हमें ऐसे ही अतरंगे, अनूठे, बिजारोत्तेजक सवाल भेजते रहें। हम उनपे समय निकाल के, पर्याप्त समय दे करके उन पे बातचीत करते रहेंगे उसके अलग अलग पहलुओं पर। और इसके अलावा भी आप अगर कोई सलाह मशविरा करना चाहते हैं, हमारा 3 ताल आपको कैसा लगता है, इसमें क्या सुधार की जरूरत है, किस तरह के विषय हमें चुनने चाहिए, बातचीत का जो फॉर्मेट है उसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, अगर कोई सलाह है आपके पास तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com, ये हमारा ईमेल है। बाबा, ताऊ और मेरे यानी सरदार की तरफ से जय राम जी की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।